चलिए करें स्टार्ट। यस एवरीबॉडी, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम पता है नहीं तो विवेक धर्मशी, वीडी एजुकेशन। हम लोग औरंगाबाद में वीडी एजुकेशन है, बट ऑन अ वेबसाइट प्लेटफॉर्म अमेजॉन फ्लिपकार्ट वी आर नोन एज कोनिक्स एडटेक। तो औरंगाबाद में हम लोग सिर्फ वीडी एजुकेशन के नाम से ऑपरेट करते हैं, बट देन everywhere on books, on whatever we publish, whatever video lectures that we go through, website name, everything goes through Conex. So Conex and VD Education both are one and the same. So I completed my CA course 2010. उसके बाद पढ़ने का बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसको कीड़ा होता है। तो I did my CFA level 1, level 2, level 3 candidate हूँ मैं, and I've completed my MBA. उसके बाद ऐसा लगा कि बस हो गया अभी, तो देन इनिशियली वर्क फॉर सम टाइम इन EY। पता है सबको EY क्या है? EY ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म, राइट? देयर आर बिग फोर्स EY, PwC, KPMG, Deloitte, राइट? तो वर्क फॉर सम टाइम इन EY। पोस्ट दैट एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोजेक्ट था, 6 मंथ्स उस पर काम किया, एंड देन 2012-13 से आई एम हियर। ओके फाइन। अभी सबसे पहली चीज आप सबको मालूम है, व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर इज इनिशियली गेट अ प्रॉपर फ्लेवर एज टू व्हाट सीए इंटर इज, राइट? आज मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सीए इंटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। हम इस पर्टिकुलर सेशन में आज कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी थोड़ा सा शुरू करेंगे। ओके 4-5 दिन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद 3-4 दिन हम लोग एडवांस अकाउंट्स करेंगे, 3-4 दिन हम लोग एफएम करेंगे। सो यू गेट अ फ्लेवर ऑफ ऑल 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, करेक्ट? बट बिफोर दैट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, जो जो मैं बताते जा रहा हूं आप लिखते चलिए, ठीक है? थोड़ा सा लिखते चलिए, ये चीजें आपको बाद में भी काम आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सीए फाउंडेशन रिजल्ट इज। बट इंटर में हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत बार बोलने वाला नहीं हूं कि अब लिखो, अब ये करो, थोड़ा सा आपको खुद से अपने नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, राइट? सो व्हाट एवर यू फाइंड यूजफुल मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन, करेक्ट? तो सबसे पहली चीज आप सबको पता होगा कि सीए फाउंडेशन में अगर आना है तो देयर आर 2 रूट्स, एक फाउंडेशन का रूट है और एक डायरेक्ट एंट्री का रूट है, राइट? यहां पर आई होप सब लोग फाउंडेशन रूट से ही जा रहे हैं। होता है ऐसा बहुत बार कि बैच में डायरेक्ट एंट्री रूट से भी बच्चे रहते हैं। So like 5 to 7% of the students are from direct entry route. Direct entry route का मतलब क्या है कि 12th के बाद कभी CA करने का निर्णय लिया नहीं, but then फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, और फिर पता चला कि अरे बीकॉम में तो पोपट हो रहा है, उसमें तो कुछ होगा नहीं, तो चलो अब कुछ कर लें, तो फिर देन दे डिसाइड टू परस्यू CA कोर्स। डायरेक्ट एंट्री रूट हम यहाँ पर आपका कोई काम का है नहीं, हम तो फाउंडेशन रूट से अगर आ रहे हैं तो भैया इतना ही है कि क्लास 12 पास होना चाहिए, जो सबका हो गया है, राइट? रिजल्ट आ गया है, और फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है, वो भी आएगा। पॉजिटिव रहना, इतना सीरियस फेस रख के कुछ होता नहीं जीवन में, थोड़ा सा स्माइल करते रहना है। ओके वंस द रिजल्ट इज पॉजिटिव, और अदर आई शुड से सक्सेसफुल, देन यू कैन रजिस्टर फॉर सीए इंटरमीडिएट कोर्स। कहाँ रजिस्टर करना है? आईसीआई के पास रजिस्टर करना है। आई होप आपको पता है अब एग्जाम 3 बार होता है, करेक्ट? मई, सितंबर और जनवरी। अब आपको अगर कभी भी ये डिसाइड करना है कि आपका अटेम्प्ट कब रहेगा, तो एक सिंपल फंडा ये है, जहां पर भी आप रजिस्टर करो और आपके एग्जाम का जो मंथ है उसके बीच में 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आने वाला है जून लास्ट वीक, और अगर आप जुलाई फर्स्ट वीक में रजिस्टर करते हैं, तो अगर आप 8 मंथ्स काउंट करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। जैन, फेब, 8 महीने हो गए। अब फेब के बाद कौन सा नेक्स्ट आ रहा है? मई, तो आपके लिए मई लागू है। तो ऐसा अगर किसी को कंफ्यूजन है कि अब मेरे को थोड़ा घाई करना है, अपन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकता है, तो क्या जनवरी दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज जनवरी तक आपके 8 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है एवरीबडी? तो 8 मंथ्स का गैप होना कंपलसरी है। आपको बस ये याद रखना है कि रिजल्ट का डेट और एग्जाम का मंथ के बीच में 8 मंथ्स का गैप चाहिए।
ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, पास्ट में मैंने इतने सालों में देखा है, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, पास हो गए, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, घूमने चले गए, घूमने चलने के बाद आए, फिर पता चला अब रजिस्टर करेंगे, लेकिन वो जो डेट है जिसके बीच में 8 मंथ्स का गैप चाहिए वो चला गया, तो देन इट बिकम्स अ ट्रबल। आर यू गेटिंग दिस? ये पहले इनिशियली क्यों होता था? बिकॉज एग्जाम 2 बार होता था, ईयर में 2 बार होता था, और वहां पर जो पीरियड था वो 8 मंथ्स नहीं था, 10 मंथ्स था। अब यहां पर 3 बार होने की वजह से गैप को क्या कर दिया है? 8 मंथ्स कर दिया गया है। इज दिस क्लियर? जो सेकेंड चीज है ये आपको समझना होगा, अब आपको दोनों ग्रुप साथ में ही पास करने हैं। मतलब साथ में पास करने के सेंस आप 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, बट आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे जब तक आपके दोनों क्लियर नहीं हो जाते। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? पहले ऐसा होता था, हम सीनियर से सुनते आ रहे हैं, तो आज भी जब पेरेंट्स आते हैं मुझसे बात करते हैं और कहते हैं सर एक ग्रुप दूं क्या, दोनों देना कि एक देना चाहिए? अब आप ये समझिए, कोचिंग हमेशा दोनों ग्रुप की पैरेलल होती है अक्रॉस इंडिया। वाई? बिकॉज अगर आप एक ग्रुप का कोचिंग करोगे और फिर आप अपना अटेम्प्ट दोगे, अब 2 अटेम्प्ट के बीच में कितने महीने का डिफरेंस है? 3 महीना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, 45 डेज में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 45 डेज के अंदर फिर से नया अटेम्प्ट आ जाएगा, तो 45 डेज में तो कभी कोई ग्रुप का क्लास होता ही नहीं है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे 1 देना है कि 2, तो ये हमारी कोचिंग कंप्लीट होने के बाद डिसाइड करना है। बट कोचिंग हमेशा लोग दोनों ग्रुप की साथ में ही कर लेते हैं। सो अगर आपका नोट्स बनाना, लर्निंग पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको समझ लेना, ये एक बार हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? तो दोनों ग्रुप आपको क्लियर करने के बाद ही आगे जाने मिलेगा। जब आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे पाओगे तो आपको ये 2 कोर्स करना है। आईटी कंप्यूटर के रिलेटेड एक कोर्स है, और एक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स का ये कोर्स है जो आपको कंपलसरी करना है। कहां पर करना है? आईसी है, बीड बाईपास इंस्टीट्यूट है अपनी, अगर आपको मालूम है, वहां पर जाकर आपको ये कोर्स करना है। ये कोर्स कब करना है माय फ्रेंड्स? आपने जब मई का अटेम्प्ट दिया, मई का अटेम्प्ट समझ लीजिए 16 मई को आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये तुरंत शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत एग्जाम दिया और ये कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया। ये कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे तो रिजल्ट तक आपकी ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में रहेंगे। अगर रिजल्ट आपने एग्जाम दिया और आप 15-20 दिन कहीं घूमने चले गए, फिर आप आए, तब तक ये बैच जो है वो फुल हो गया होगा, फिर आपको नेक्स्ट बैच लेना पड़ेगा। ऐसा भी हुआ है कि आप क्लियर हो गए, आपका सीए इंटर का दोनों ग्रुप क्लियर हो गया, बट आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर पाएंगे। आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और आपका सीए इंटर का ऑब्वियसली पासिंग होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, सीए इंटर का रिजल्ट आने तक क्या कर लेते हैं, ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ही सीए इंटर का रिजल्ट आएगा, आई ऑलरेडी हैव दीस 2 सर्टिफिकेट्स एंड आई कैन फ्लाई वेयर एवर आई वांट टू, मुंबई, पुणे, जहां आपको आर्टिकलशिप करना है, यहां भी बहुत अच्छा है, यहां भी कर सकते। इज दिस क्लियर? तो ये 2 सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। ये आपको कब रजिस्टर करना है, आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत फोकस से पढ़ रहे होंगे। ये चुपचाप से मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में शुरू होता है। मम्मी पापा को बोल के रखना है, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूं कि एडमिशन शुरू हो गए हैं, अपने को फोन पे सिर्फ अपना बैच पे नाम नंबर लिखा देना है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तुरंत ये कोर्स शुरू हो जाता है। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस, वरना आपकी आर्टिकलशिप लेट हो जाएगी, आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, आप सीए इंटर दोनों ग्रुप क्लियर भी हो जाओगे, फिर भी आप 2 महीने तक अपनी आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया। वॉट एवर यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट इट डाउन। तो ये दोनों ग्रुप आपको क्लियर करना है, ये 2 सर्टिफिकेट्स आपको लेना है। ये हो जाने के बाद यू कैन रजिस्टर फॉर योर सीए फाइनल। सीए फाइनल रजिस्टर करने के बाद 2 इयर्स का आपका आर्टिकलशिप इंटर्नशिप चलेगा। लेकिन जैसे ही 2 इयर्स कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल के लिए एलिजिबल हैं। 2 इयर्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाने के बाद 6 मंथ्स का गैप चाहिए, उसके बाद ही आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्स एक नोशन फैला हुआ है कि अरे 2 साल का आर्टिकलशिप है, 2 साल का आर्टिकलशिप है। कोई 2 साल का नहीं है। 2 साल हो जाने के बाद 6 महीने घर पे भी बैठना है। इज दिस क्लियर? नॉर्मली ऐसा होता था, पहले 3 इयर्स का आर्टिकलशिप होता था, तो स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल को बार बार परेशान करते थे, सर हमको छुट्टी चाहिए, हमको छुट्टी चाहिए, हमको छुट्टी चाहिए। तो लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप वैसे भी क्लैशेस, झगड़े, रोना धोना,
मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ, छुट्टी नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही, उसमें ही जाता था। तो सीए भी प्रॉब्लम में, स्टूडेंट भी प्रॉब्लम में। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको एकदम ट्रांसपेरेंट वे में क्या कर दिया कि आप 2 साल चुपचाप पूरा आर्टिकलशिप कीजिए, फिर 6 महीने का हम आपको लीव ही दे रहे हैं, आपको कंपलसरी घर पे बैठना है, और उसके बाद आपको आपका अटेम्प्ट चेक करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर हम 2 मिनट सोचें, मई 26 में आप अपना अटेम्प्ट दोगे, जुलाई में रिजल्ट आएगा, अगर आपके सर्टिफिकेट्स रेडी है तो जुलाई की कोई डेट पर आप अपनी आर्टिकलशिप को शुरू करोगे। जुलाई 26 से जुलाई 28 आपको अपना 2 साल का आर्टिकलशिप करना है। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी छुट्टियां ले रहे हो, अगर छुट्टी लोगे ज्यादा तो एक्सटेंशन भी जाएगा। समझ के चलते हैं कि आप छुट्टियां नहीं ले रहे हो, जुलाई 28 को कंप्लीट हो गया, वहां से आपको अब 6 मंथ्स काउंट करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन। अब ये जैन गया, इसका मतलब आपका अटेम्प्ट फिर से कौन सा आया, मई। आई बात सबको समझ में? तो हमेशा आपको अपना अटेम्प्ट अब चेक करना है, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। अब सीए फाइनल भी 3 बार हो गया है, पहले क्या था, मई नवंबर था, बट अब सीए फाइनल भी 3 टाइम्स अ ईयर हो गया। इज दिस क्लियर? तो नॉर्मली 6 मंथ्स बैठना है, और जब भी आप कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स के बाद भी तुरंत आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, 2-3 महीने फिर वैसे ही बैठना पड़ेगा। तो वो एज गुड एज 3 साल हो ही गया। बस फर्क ये था कि पहले 3 साल आर्टिकलशिप प्रॉपर था, उसमें मांग मांग के छुट्टी लेनी पड़ती थी, अब सिर्फ 2 साल का आर्टिकलशिप है, और मोर और लेस आप 7-8 मंथ्स घर पे ही बैठे रहते हो। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नाउ व्हेन यू गो फॉर योर सीए फाइनल, it is very important that you complete self-paced online modules, SPOM। अगर आपको ये पता है क्या है, तो आपको मालूम है ना इंटर में कितने सब्जेक्ट्स है, 6, फाइनल में कितने हैं, 6, फाइनल में भी अब 6 है, 8 नहीं है, और 4 SPOM सब्जेक्ट्स है। मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ये आपको ऑनलाइन देना है। तो सीए फाइनल में टोटल 6 + 4 आपको 10 पेपर्स क्लियर करने हैं। प्लीज मेक श्योर अबाउट दैट। ये जो 4 पेपर है ये आपको ऑनलाइन कहां देने हैं? सबको अमरप्रीत चौक पता है? वेरी गुड, वही चौक पे, वहां पर कॉस्मोस बैंक पता है? नहीं पता है तो वेरी गुड, वहां पे नीचे एक पानीपुरी वाले भैया है, वो पता है? वो पता है, वेरी गुड। बस उनके पीछे एक बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग पे लास्ट फ्लोर पे ये होता है। हमारे यहाँ पर बीड़ बाईपास पे नहीं होता। एक ऑथोराइज गवर्नमेंट न्यूट्रल सेंटर रखा गया है, वहां पर जाकर आपको ये एग्जाम देना है। ये 4 एग्जाम जो मैं आपको बोल रहा हूं एसपीओएम, ये आप कभी भी स्केड्यूल कर सकते हैं खुद से, इसके कोई डेट्स नहीं है। तो समझ लीजिए आपका इंटर हो गया, आपके 2 सर्टिफिकेट्स हो गए, आपकी आर्टिकलशिप चालू हो गई, अब आपका 2 साल चालू है। 1 महीने के अंदर ही आपने एक पेपर का पढ़ाई कर लिया। ऑनलाइन जाना है, आपको डेट सिलेक्ट करना है, वो टाइम सिलेक्ट करना है, दिन में 4-4 स्लॉट्स हैं, कभी भी जाइए अपना एग्जाम दीजिए। 50 पासिंग है, ऑल एमसीक्यूज, चारों के चारों एमसीक्यूज। बट अभी जो ट्रेंड देखकर आ रहा है, बच्चों को ऐसा लग रहा है पहले पहले बहुत इजी था, अब वहां पे भी एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। वो आप जा रहे हो, आपने तुक्के मारे, आपको 45 आ गया, पास नहीं हुए, आपको लगा चल फिर से नेक्स्ट वीक रजिस्टर करता हूं, फिर से नेक्स्ट वीक रजिस्टर कर रहे हो, वो एल्गोरिथम इतना खतरनाक है और वो और ज्यादा टफ क्वेश्चंस फेंक रहा है। सो अगर नहीं होता है तो फिर दूसरे पेपर में हमें थोड़ा सा गैप लेके देना पड़ेगा। उनको समझ में आ रहा है कि अपन बार बार सिर्फ क्या कर रहे हैं, एग्जाम रजिस्टर कर रहे हैं, बिना पढ़े जाकर दे रहे हैं। 1000 रुपीज लगता है रजिस्ट्रेशन का। तो ये 4 पेपर पूरे इंडिया में सब बच्चों को हर सिटी में एक सेंटर बताया गया है, वो सेंटर पर जाकर देना है। क्या ये पहले क्लियर हो गया आपको? तो 4 फाइनल के पेपर्स वैसे हैं और 6 तो एज यूजुअल जैसा अपने को देना है। अब वो 6 में भी सिर्फ 5 ही पेपर्स हैं, देयर आर ओनली 5 पेपर्स। फाइनल का 1 2 3 4 5 और ये 6 पेपर इज अ भेलपुरी ऑफ ऑल 5। द 6 पेपर इज अ भेलपुरी ऑफ ऑल 5, मतलब जो पहले 5 पेपर्स थे उसका सब मिक्स आएगा 6 पेपर में। तो 6 पेपर रीजन ओपन बुक, मतलब बच्चे 3-3 सूटकेस, मम्मी पापा सूटकेस लेकर आते हैं, आप 25 बुक्स 30 बुक्स लेकर आ सकते हो, देख देख के लिखना है। 6 पेपर देख के लिखना है। आप कितनी भी बुक्स लेके आ सकते हैं, आपको लगता है सर एक ट्रक खड़ा रखूं, कर सकते हैं, बट आपको ये समझ में आ रहा है ना, उतना बुक्स देखने का टाइम भी होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में सब देख के लिखना है। तो ये 6 पेपर इज अ भेलपुरी ऑफ ऑल फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स। इतना सब नया नया आ गया है। अभी फाउंडेशन था तो अपन क्या 11-12 में नाच रहे हैप्पी हैप्पी, अभी थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा कि आगे का जर्नी कैसा है। तो पहले ये क्लियर हो गया। जो मैं 4 पेपर्स की बात कर रहा हूं उसमें 2 जो है वो कंपलसरी सबको देना है, एक है लॉ और एक है कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ऐसे बहुत बार बताया गया है लोगों को कि फाइनल में अब लॉ है ही नहीं, तो फाउंडेशन में एक बार लॉ पढ़ना है,
इंटर में एक बार पढ़ना है और फाइनल में तो जान छूट गई। ऐसे किसने बोला? एक पेपर आपको जो देना है 4 में से वो लॉ का पेपर है, दूसरा कॉस्टिंग का पेपर है, तीसरा पेपर आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो और फोर्थ पेपर आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हैं फोर्थ में एक है कॉन्स्टिट्यूशन, साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योर और डिजिटल इकोसिस्टम। ज्यादा स्मार्ट बनने का नहीं कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ भी फेंकू, ये साइकोलॉजी ले लेने का। इसमें एंगर, मोटिवेशन, नेगोशिएशन, कन्विंसिंग, इसमें वो सब सिखाते, कैसे किसी को इंप्रेस करना। अच्छा लग रहा है तुझे ये सब्जेक्ट? यस, तो ये वाला ले लेना। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। 4 पेपर आपको ऑनलाइन देने हैं, 6 पेपर एग्जाम सेंटर पे जाके देना है, टोटल 10 देना है। तो 2 साल का आर्टिकलशिप भी करना है और 10 पेपर का पढ़ाई भी करना है, फिर एग्जाम देना है। ये हमने क्या बात कर ली? फाइनल की। इंटर का सबको पता है कितने पेपर्स हैं? 6। अब 2 मिनट अब यहां पर देख लीजिए कि क्या सिस्टम चेंज हुआ था। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ओल्ड कोर्स में टोटल देयर वर 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। What changes these people have done is, यहां पर आपको दिख रहा होगा there is accounts and यहां पर भी दिख रहा है there is advanced accounts. Now they have clubbed everything into one. Okay? तो जब 2 अकाउंट्स थे और उसमें क्लब कर दिया तो आपके मन में ऐसा होगा कि सर कितने सारे चैप्टर्स हो गए होंगे। यस, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। चैप्टर है ही नहीं अभी, 4 चैप्टर है और 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने के हैं। आपको अगर याद होगा सीए फाउंडेशन में चैप्टर 1 थ्योरी होता है जिसमें 9 यूनिट्स है, 7 8 9 यूनिट्स है। उसमें एक यूनिट था अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसमें एक डब्बा था जो AS1 AS2 AS3 था। वो डब्बा अपन सिर्फ देख के छोड़ दिया, कभी जीवन में उसको देखा नहीं, ना किसी ने सिखाया, ना हमने पढ़ा, ना कभी लर्न किया। वो एक एक स्टैंडर्ड अब एक चैप्टर की तरह आने वाला है। तो इंटर में सारे चैप्टर्स ही गायब कर दिए उन्होंने, 4 चैप्टर रखे, वो भी स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड है। सो देयर आर नो चैप्टर्स एट ऑल। अभी आप इसको 2 तरह से देख सकते हैं। नंबर 1, आपको ऐसा लगेगा कि जान छूटी, खत्म हुआ भाई, चैप्टर चाहिए किसको थे। बट आप ये समझिए आपके जो सीनियर्स है, जो आपके ऊपर चले गए ओल्ड कोर्स में, इतने क्रीम चैप्टर्स थे जो वो सब सीख के गए हैं, आपको वो चैप्टर्स अभी कभी सीखने मिलेंगे नहीं। तो दैट इज वन फ्रॉम अ नॉलेज पर्सपेक्टिव एक बैड हो गया। इंस्टीट्यूट ने एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स में जो भी चैप्टर्स डिलीट किए, 8 चैप्टर्स डिलीट हो गए, 4-5 चैप्टर्स फाउंडेशन में पुश किए। दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस करके आए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं करके आए हो? माय गॉड, सब निकलने वाला है बाद में बाहर। ओके, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस करके आए हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करके आए हो, ये पहले इंटर में सिखाते थे। सिंगल एंट्री करके आए हो, ये पहले इंटर में होता था। आपको ये बता नहीं, क्योंकि आप तो डायरेक्ट न्यू कोर्स से, तो आपको बोला ये चैप्टर है ये सीखो। बोनस इशू पहले इंटर में था, अब वो फाउंडेशन में आ गया। तो ऐसे 4-5 चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में पुश किए और बोला कि बाकी के 8 चैप्टर्स को क्या करो, उड़ा दो। सर वो फाइनल में तो पुश किए होंगे? नहीं, फाइनल में भी पुश नहीं किए, उड़ा ही दिए। अब वो 8 चैप्टर आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? तो नॉलेज पर्सपेक्टिव से ये दिक्कत है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ बच्चों की बड़ी आदत होती है पीछे की 10 साल के आरटीपी देखना, पीछे के 10 साल के पेपर्स देखना, फिर आपको वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा कि अरे ये सारी चीजें तो दिख नहीं रही, ये कहां गया। मैं आपको कह रहा हूं 8 चैप्टर्स डिलीट हो गए। क्या ये बात सबको क्लियर हो जाती है? ये आपको याद रखना है। तो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स ये दोनों एक में क्लब हो गए, तो एक सब्जेक्ट उड़ गया। क्या यह बात समझ में आ गई? 8 में से अब कितने हो गए? 7। अब एक और एक सब्जेक्ट उन्होंने कैसे उड़ा दिया, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो 2 सब्जेक्ट थे, एक था आईटी और यहां पर था इको, ये दोनों को उड़ा दिया। आईटी सब्जेक्ट पूरी तरह से उड़ गया, क्योंकि वैसे भी पूरे इंडिया में बच्चे बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे हमें कौन सा कंप्यूटर खोलना है, कंप्यूटर खोल के रिपेयर करना है, हमें क्या ही करना है, उसके अंदर क्या है और क्या नहीं। और ये सब्जेक्ट बहुत टफ होते जा रहा था। इकोनॉमिक्स का उन्होंने अच्छा कर दिया कि पूरे चैप्टर्स फाउंडेशन में पुश कर दिए। तो एक्चुअल में इको में हम वो 4 चैप्टर सीखते हैं। कौन सा? इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल इनकम, मनी, बडी, युद्ध विद मी, पब्लिक फाइनेंस। ये 4 जो मैक्रो चैप्टर्स थे वो एक्चुअल में इंटर में थे। आपके फाउंडेशन में सिर्फ माइक्रो वाला ही पार्ट था, बट अब इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स ही बड़ा हैवी कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है कहां चला गया?
फाउंडेशन में, तो ये तो कंपेंसेट हो गया। नॉलेज पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स आप सीख कर आए हो, है ना, पक्का। और ये जो आईटी वाला पार्ट है ये उड़ गया, अब ये कभी नहीं सीखने मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसको इतना कोई बुरा लगाने वाली बात है नहीं, कोई सीखने की भी आवश्यकता थी नहीं, बहुत ही बंगार था। एक चैप्टर था इंटरनेट क्या होता है, www का फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट कैसे काम करता है, ऑल दैट पार्ट, तो ठीक है वो चला गया। तो अब इंस्टीट्यूट ने बोला ये भी अकेला, तू भी अकेला, मेरा भी ब्रेकअप, तेरा भी ब्रेकअप, तो ये दोनों साथ में आ गए, एफएम और एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस तरह से यहां पर एक सब्जेक्ट जो है वो कम हो गया। तो अब 8 के जगह पे टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए हैं। क्या ये बात एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गई आप सबको? अब इसका कंपोजिशन कैसे चल रहा है यहां पर हम न्यू में देखेंगे। एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम। अब अगर मैं इसका इंटरनल बाइफर्केशन देखूं तो बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए, टैक्स में इस बार इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को 50 मार्क्स पे रखा गया। ये करना क्यों जरूरी है, बाद में तकलीफ होगी, इसके पहले इट वाज 60-40, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को इनकम टैक्स थोड़ा सा हेवी लगने लगा, जीएसटी थोड़ा सा इजी लगने लगा, लोग जीएसटी पे ही ज्यादा बैंक ऑन कर रहे थे। तो व्हाट हैपेंड, जीएसटी को भी 50 मार्क्स कर दिया, इनकम टैक्स को भी 50 मार्क्स कर दिया गया है। एफएमएसएम की अगर हम बात करें यहां पर एफएमएसएम की, तो इसको भी 50-50 कर दिया गया है। एफएम पूरा क्या है, प्रैक्टिकल, और एसएम क्या है, थ्योरी। क्या सबको स्वॉट एनालिसिस पता है? व्हाट इज स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, बस वो ज्ञान वाला है ये एसएम, ये ज्ञान वाली चीजें इसके अंदर है, कैसे मैनेज करना, कैसे ऑर्गेनाइज करना, ये सब वो नाटक इसमें है। तो इट इज अ थ्योरी वाला पार्ट, 50 मार्क्स, 5 ही चैप्टर है, 10-10 मार्क का एक वेटेज है। एफएम और एसएम एक बना दिया, और टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी 50-50 मार्क्स है। अभी आपको ये पता होगा कि पूरा इंटर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 30-70 पैटर्न। क्या ये 30-70 पैटर्न क्लियर है क्या? 30 का मतलब क्या है, एमसीक्यूज, और बचा हुआ क्या है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, सॉल्विंग वाला पार्ट है। ऑफ लेट आपको ये पता है कि नहीं मालूम, 2 अटेम्प्ट से अब एमसीक्यू हट गया है, अब हो गया है केस स्टडी एमसीक्यू। यस, वेलकम टू सीए इंटर, केस स्टडी एमसीक्यू बन गया है। तो आपको पता है चैट जीपीटी कितना मस्त, आईसीआई उसको बहुत यूज कर रहा है अभी। आईसीआई क्या करता है, 2-3 चैप्टर लेता है, उसका टोटल करता है, उसको डालता है चैट जीपीटी में, बोलता है मेक अ केस स्टडी विद 5 एमसीक्यूज व्हिच अ स्टूडेंट कैन नॉट सॉल्व। तो चैट जीपीटी बोलता है ओके हियर्स अ केस स्टडी। अब वो लोग इस तरह से केस स्टडी बना रहे हैं। मुझे क्या, मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करनी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बेस्ट पार्ट अभी भी ये है कि उसमें कोई ऐसा केस स्टडी होता नहीं, बस वो क्या करता है, एक सम लेंगे और उसके ऊपर से आपको 5 एमसीक्यूज बनाना है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, एनपीओ का सम, क्योंकि आपको सीए फाउंडेशन में एनपीओ पता है। एनपीओ का एक सम रहेगा और फर्स्ट एमसीक्यू रहेगा, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेटली क्या है, सॉल्व तो करना ही है। व्हाट इज द सरप्लस और डेफिसिट, एक एमसीक्यू आ जाएगा। इस तरह से वो आपको एमसीक्यूज पूछेंगे। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई घुमा फिरा के हो नहीं सकता, एक चैप्टर पकड़ते हैं उस पे एमसीक्यूज लेते हैं। अब ऐसा भी हो रहा था, 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, इस तरह से वो 30 हो रहा है। अब जब मैं 15 एमसीक्यूज बात कर रहा हूं तो वो 3 केस स्टडीज पूछ रहे हैं, हर एक पर 5-5-5, मतलब आप समझिए 3 चैप्टर तो वो इधर ही कवर कर देते। आई बात सबको समझ में, एवरीबडी? अब अच्छी बात यह है कि अभी भी, क्योंकि अभी आप देखिए, अभी आप फाउंडेशन में, हम लोग इंटर फाइनल्स में, तो हमको एक एक नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने ये लाइन अभी तक चेंज नहीं करी है। ये लाइन का मतलब है नेगेटिव मार्किंग हम कभी भी ला सकते हैं, अभी तक उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया है। 4 अटेम्प्ट हो गए इंटर के न्यू कोर्स में। बात समझ में आ रही है एवरीबडी? आपका कौन सा नंबर है? 7th नंबर है अभी, क्योंकि अभी आपके पहले क्या होने वाला है, सितंबर भी आएगा, जैन भी आएगा, उसके बाद मई आएगा। तो ये आप समझ के चलिए कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर हमें लगता है कि 30 मार्क्स हमें क्या करना है, MUM, MMY, मम्मी बी, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अभी हो सकता है, लेकिन 7th अटेम्प्ट तक क्या हो जाएगा, यू नेवर नो।
एवरी अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ये लाइन को सेम रिपीट कर रही है कि हम अभी भी नेगेटिव मार्किंग कभी भी ला सकते हैं, अभी तो नहीं है, हम समय समय पर स्पेसिफाइड वे में बताएंगे। इंस्टीट्यूट को लगा कि बहुत हो गया, अब बहुत ही लोग पास हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसको नेगेटिव मार्किंग में वो ला सकते हैं। अभी तो टाइम मीन के लिए नहीं है, अगर आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आई विल बी द फर्स्ट टू ब्रेक दिस गुड न्यूज। ओके, क्या ये क्लियर है सबको? तो नेगेटिव मार्किंग अभी 30-70 में नहीं है, ये क्लियर है आप सबको? आप अगर सोचेंगे कि सर 30-70 में इसका कैसे चलेगा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पर इनकम टैक्स 35 डिस्क्रिप्टिव है और 15 एमसीक्यू है। सेम यहां पर भी 35 और 50, 35 और 50। तो जहां पर 50 मार्क्स की बात हो रही है, 15-35 का ब्रेकेज दे रखा है। अब आपको ये धीरे धीरे समझेगा कि फॉर अ 35 मार्क्स यू हैव टू लाइक लर्न द होल सब्जेक्ट। जैसे एफएम में सिर्फ 35 मार्क्स पूछा जाएगा, 35 मार्क्स इज 3 क्वेश्चंस दे विल आस्क, बट देयर आर 13 चैप्टर्स। तो अब 13 चैप्टर्स पढ़ना है, क्यों? बिकॉज मुझे 3 चैप्टर का आंसर देना है। तो एक्चुअल में एफएम जो है वो अपने आप में पूरा 100 मार्क्स का कवर कर सकता है, बट उसे जबरदस्ती एसएम के साथ क्या किया हुआ है, क्रैम्प अप किया हुआ है। तो वो एसएम भी अब 50 मार्क्स ले रहा है। तो पढ़ना इतना सारा है, बट वो पूछने वाले हैं एकदम हार्डली। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, जो है वो है। तो मैंने आपको 30-70 वाला पार्ट एक बता दिया। उसके बाद आपको इंटर में क्या ये पता है कि पासिंग के लिए कितने चाहिए? ये तो पता ही होता है आपको, नहीं पता है क्या? 100 मार्क्स का एक पेपर है, करेक्ट है? मेरा काम, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा या इंटर में मैं जिनके भी माता पिता के साथ भी मिला हूं, इंटर और फाइनल्स लेवल पर वी नेवर अज्यूम व्हाट यू हैव लर्न। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी लाइक, डोंट गेट मी रॉन्ग, बिकॉज वी कंसिडर दैट एवरीबॉडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज अ डोंकी। अंडरस्टैंड, ये बस कंपेयर कर रहा हूं, पैरोडी, ऐसा कोई आपको डोंकी नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि हम कुछ अज्यूम ही नहीं करते कि आपको ये पता है। सो आई विल नेवर यूज अ स्टेटमेंट एज टू अरे ये तो तेरे को मालूम था ना, तो फिर अभी इसको क्या बताने का। तो अगर आपको पता भी है तो भी आपको 6 महीने सुनना है, वो चांसेस बहुत कम होंगे कि आपको पता होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं। क्या बात क्लियर है? अभी कमिंग बैक, तो 300 मार्क्स का पेपर है, इधर भी ग्रुप 1 और इधर भी ग्रुप 2। आपको पासिंग के लिए 150 चाहिए, मतलब एवरेज सब में 50-50-50। बट आप ऐसा कर सकते हैं, एक में 40 और बाकी दो में 70-70, ऐसा भी हो सकता है। 40 मिनिमम चाहिए, 50 मैक्सिमम चाहिए। क्या ये क्लियर है आप सबको? आप इसमें दोनों ग्रुप में सेट ऑफ का फायदा ले सकते हैं। व्हाट इज सेट ऑफ? अगर लेट्स से आपका ग्रुप 1 इतना अच्छा नहीं है, तो आपको ग्रुप 1 में कितने आए? 40-40-40, तो आपके ग्रुप 1 की टोटल क्या हो गई? 120। अब मैंने तो बोला एक ग्रुप में 150 चाहिए, कंपलसरी है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल दूसरे ग्रुप में आपको आए 60-60-60, दैट कम्स टू 180। 120 एंड 180 कितना होता है? 300। इंस्टीट्यूट कहती है यू आर पास। तो ये एक ट्रिक काम करता है, और इसके वजह से भी बहुत सारे लोग दो ग्रुप साथ में देते हैं, जिससे दो पेपर अगर कहीं पर 41-42 आ गया, काश हम अगर एक ही ग्रुप देते। थोड़ा सोचिए, तो हमें 150 की टोटल लानी है, दो में अगर 41-42 आया तो थर्ड पेपर पे कितना प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अब कंपलसरी उस पे 70 आने पड़ेंगे। ऑप्शन नहीं है अब आपके पास होना है तो। सीए के एग्जाम में 70 लाना मतलब थोड़ा सा प्रेशर का काम है, आते नहीं, ऐसा नहीं है, सबके आते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, तो एक ग्रुप में कम भी आया और एक ग्रुप में ज्यादा भी आया, तो जब आप दोनों ग्रुप देते हो तो इंस्टीट्यूट दोनों का टोटल साथ में चेक करता है, और अगर वो 300 क्रॉस करता है या 300 है डॉट, तो भी आप पास हैं ऐसा माना जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे पास्ट में सेट ऑफ का फायदा लेकर भी निकले हैं। कहीं एक ग्रुप में सिर्फ 135 ही आया और दूसरे ग्रुप में अच्छा आ गया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, 190 आ गया, सेट ऑफ लिया, निकल गया। यही अगर एक ग्रुप दिया होता और एक ही ग्रुप में 135 आया होता तो इट वाज अ बिग ट्रबल, नहीं क्लियर हो पाता। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, आपको ये पता है कि हर सब्जेक्ट में अगर आपको 60 आ जाता है तो वो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? एग्जेम्पशन। इसका मतलब क्या है सर? कि इसका मतलब ये है कि अब ये पेपर आपको फिर से नहीं देना। तो इसके साथ जो दो पेपर है, अगर उसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं है, टोटल 150 नहीं आ रही है, बट आपने एक सब्जेक्ट में 62 ले लिया, तो अगली बार आपको वो ग्रुप के 3 पेपर नहीं देने, सिर्फ 2 ही देना। अब इसमें एक अच्छा अमेंडमेंट आया है अभी 3-4 महीने पहले ऐसा था कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन आ गया तो वो ग्रुप के जो 2 पेपर है वो आपको
3 अटेम्प्ट के अंदर निकालने ही पड़ेंगे। अगर ये नहीं निकाला तो जो एग्जेम्पशन आया है वो भी आपका चला जाएगा। लेकिन अब इसमें बदलाव आ चुका है, एग्जेम्पशन वंस रिसीव्ड रिसीव फॉर लाइफ। तो आपने एक सब्जेक्ट में 62 ला लिया, वर्स्ट केस वो सिनेरियो में नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके 150 नहीं आ रहे हैं, नेक्स्ट में नहीं आ रहे हैं, नेक्स्ट में नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, वाओ, आपका वो एग्जेम्पशन जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा। इंस्टीट्यूट ने कहा एक बार तूने किया है मेहनत, अब तुझे हम बार बार नहीं करेंगे, तुझे 3 टाइम का कैरी फॉरवर्ड था, दैट इज गॉन, नाउ इट इज फॉर लाइफ। सॉर्टेड है ये वाला पार्ट भी पक्का। थैंक यू वेरी मच। ये वाली 2 चीजें आपको समझनी है। फैकल्टीज के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है विच इज एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एफएम, आई पर्सनली टेक, आई डू नॉट गिव दो सब्जेक्ट्स टू एनी ऑफ माई फैकल्टीज। मैं ही खुद डांडिया खेलेगा इधर, आप लोग उसको देखना। एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एफएमएसएम, ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जिसमें अपने को कैलसी पे पियानो बजाना पड़ेगा, कंटिन्यूस बजाना पड़ेगा। आप नहीं तो मैं आपकी जगह पे आके बजाऊंगा, बट करना जरूर है। डीटी अगर आप देखेंगे तो भंवर बुराना सर है, आपको नहीं पता है तो आप नाम लिख सकते हैं, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और विजय सारडा, दोनों में से कोई भी एक आपको जो कंफर्टेबल लगे। भंवर बुराना इज बेस्ट, अगेन विजय सारडा सर इज ऑल्सो बेस्ट। इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए वी हैव अगेन 2 पीपल, यशवंत मंगल सर भी है और विशाल भट्टर सर भी है, दोनों बेस्ट है। अगेन आपका कॉल है, सबका अपना अपना अलग होता है, किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, किसी को शाहरुख खान, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑडिट की अगर हम बात करें तो शुभम केसवानी भी है, ऋषभ जैन भी है, अमित तातेर सर भी है, कपिल गोयल सर भी है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। आप बोलेंगे कि सर आपने लास्ट 3 इयर्स में क्या सजेस्ट किया है, या लास्ट 3 इयर्स में रिजल्ट कहां पर अच्छा आया है, तो डीटी इज भंवर बुराना जो मैंने बच्चों को दिया है, और आईडीटी इज विशाल भट्टर, and audit is Shubham Keswani. Okay, this is what I recommend. Ultimately, it's your final call. Okay, ये आपके पास है नाम, मैंने बता दिया, आपके को लिखना है आप लिख सकते हैं, आपको लगता है नहीं लिखना कोई बात नहीं। दिस इज द डेडलाइन, दिस इज द टाइमलाइन कि मैं कब क्या खत्म करेगा, कैसे करेगा, ये भी आपके ऊपर नहीं पता है तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आपका कॉल है। तो इफ यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग टुडे, ओके, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 12 दिन चलेंगे, 12 डेज। मैंने 12 डेज कैसे पकड़ा है भाई, 4 दिन आई विल टेक कॉस्ट, 4 दिन आई विल टेक एफएम, 4 दिन एडवांस। आप बोलेंगे कि भाई 6 दिन कॉस्ट है तो 6 दिन लेंगे, आपका जैसा कॉल है, मुझे ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं। रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ जून में आएगा, समवेयर अराउंड व्हाट 21st, 22nd, 23rd। लास्ट टाइम इट वाज 21st ऑफ जून, तो मैं वो डेट पकड़ के चल रहा हूं, और मोरलेस इंस्टीट्यूट स्टिक्स टू व्हाट द शेड्यूल इज, 1-2 दिन आगे पीछे पकड़कर चली। 21st, 22nd जून के बाद देयर विल बी अ 3 to 4 डेज का गैप वेयर वी डू द एडमिशन फॉर्म फिलिंग, पेरेंट्स मीट, ये वो सब हम करेंगे। उसके बाद 1st जुलाई पकड़कर चलिए, वील स्टार्ट द बैच फुल फ्लेजेड, एंड द बैच विल गेट कंप्लीट ऑन 20th of Jan 2026। 6 to 7 मंथ्स का बैच है, 6.5 मंथ्स का बैच है। हम लोग 20th Jan को कंप्लीट कर देंगे, 10 days आई ऑलवेज से आई कीप अ बफर, तो 20th Jan is the completion date that you should think of. Post that you have 3.5 months for your self study, revision, practice, and May में आपका attempt रहेगा। Are you getting what I'm trying to tell you, everybody? Timings जो रहेंगे बैच के, अभी we are based on the number of inquiries and based on the number of people who have called us, there can be 2 batch, we don't know अभी कैसे result आता है, कैसा आता है। This is the best part, that you are coming for an introductory lectures, because 90% of the people want to come. There are 20-25 people who stated us, please give us the link, because they are like कि भाई अपन जाएंगे इंट्रो में और बाद में अपना रिजल्ट नहीं आया तो पोपट नहीं होगा क्या, because they are not that confident. So like people like to wait कि भाई रुकते हैं, पहले रिजल्ट तक रुकते हैं, देखते हैं अपना पोपट हो रहा है, क्रो हो रहा है, पिकॉक हो रहा है, उसके बाद अपन निर्णय लेगा। तू आया इसका मतलब कहीं तेरे को लग रहा है कि हो जाएगा, राइट? तो परफेक्ट। तो बेस्ड ऑन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैच, दैट इज 8 AM to 11:30 एंड 12 to 3:30, 3.5-4 घंटे का बैच है। उसमें आप अपना एक छोटा सा डब्बा लेकर आ सकते हैं, एकदम छोटा बड़ी, एकदम छोटा, पूरा नहीं लाना है। लोग दाल चावल कटर नाइफ गैस सब लेकर आते हैं, ऐसा नहीं करना है, छोटा डब्बा लाना है, छोटी तरह से खाना है, फटाफट खाना होता है और फिर हम लोग तुरंत शुरू करते हैं।
Monday to Saturday we have lectures and Sunday we have a compulsory test, minimum 2 maximum 3, 43 टेस्ट का एक पैक होता है जो मुझे आपको खिलाना होता है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग एक 43 टेस्ट लेते हैं। अगर आप देखेंगे 6 मंथ्स में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 वीक्स है ना, लेकिन मुझे 43 टेस्ट लेना है। तो मैं कभी कभी 2 लूंगा, कभी 3 लूंगा, कभी मैराथन रहेगा तो टेस्ट नहीं रहेगा एंड सो फोर्थ। तो 43 टेस्ट इज समथिंग दैट वी विल बी टेकिंग, प्लीज मेक श्योर अबाउट दैट। ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंपलसरी कैरी करनी है, कल से लाना है, आपको ये लाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलेंगे कैसे थोड़ी इंट्रो तो मैं नहीं लाऊंगा, नहीं लाना ही पड़ेगा आपको, मदर प्रॉमिस। क्या क्या लाना है आपको? रेड ब्लू ब्लैक पेन लाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में जब हम रिवाइज करने बैठते हैं हमें हमारी ही बुक से रिवाइज करने का मजा नहीं आता, तो मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे पता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। रेड ब्लू ब्लैक तीनों पेन चाहिए, हाइलाइटर्स चाहिए मेरे को, कोई भी 2 कलर आपके फेवरेट, गंदे वाले नहीं लेना है। फ्लोरोसेंट में थोड़ा सा लीजिए, एकदम गंदा काला कलर ब्लू नहीं, ऐसा नहीं लेना है। 2 हाइलाइटर्स रखने हैं आपको, मांगना नहीं है इधर दे दे माई दे, लेकर आना है अपना। थर्ड कैलकुलेटर, कौन सा? चलने वाला, ऐसा जो चले, लाकर रखा फिर चल नहीं रहा है, नॉट मेक एनी सेंस, राइट? तो आपको कैलकुलेटर कंपलसरी लाना है। बहुत बार लोग इंट्रोडक्टरी सेशंस के लिए आते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पता है मैं थोड़ी ना यहाँ पे थ्योरी गाना गाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको सॉल्व करना है, बट आपके पास कैलसी नहीं, मैं कैसा सिखाएगा बड़ी, तो कैलकुलेटर लाना है। फोर्थ, सेपरेट नोटबुक बनाना है आपको। कौन सा नोटबुक बनाना है? मिनिमम 250 पेजेस। इसको बड़े ध्यान से देखिए, लोग आसाराम बापू वाली 100 पेज की बुक बनाते हैं, मत करिए वैसा। इंटर है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आपने 100 पेज की बुक बनाई तो 6 7 7 8 8 बन जाएगी एक सब्जेक्ट की। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, फिर एंड मोमेंट पे वॉल्यूम 6 और 8 नहीं मिल रही, वॉल्यूम 3 बेड के नीचे कहीं घुस गई, वॉल्यूम 4 फ्रेंड के पास है, तकलीफ होगा। 2 बुक में सब कंप्लीट करना है अपने को, मैक्स 3 अगर किसी का फॉन्ट साइज बहुत ही बड़ा है, 2 बुक में सारा कवर हो जाता है। तो गो फॉर अ 250 पेजर बुक, करेक्ट है। एडवांस अकाउंट्स के लिए सेपरेट, कॉस्ट के लिए सेपरेट एंड एफएम के लिए ऑल्सो इट विल बी सेपरेट। I will be giving you a question booklets which will be given by us. There are 4 books that we will give you. The one is for costing, one is for FM, and there are 2 sets of books for advanced accounts, part 1 and part 2. ये 4 बुक में से जो भी सेशन जब भी होगा वो बुक लेके आना है, चारों नहीं लेके आना है। आपको ग्रुप पे पहले ही बता दिया जाता है कि अगले 4 दिन क्या होने वाला है, आपको बस वो बुक कंपलसरी लेकर आना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा फ्रेंड तो लाएगा, हम एक ही क्वेश्चन बुकलेट से देखेंगे। एक क्वेश्चन बुकलेट से देखेंगे, प्यार बढ़ता है, बट अपने को समझ में कुछ भी आएगा नहीं, तो आपको अपनी ही क्वेश्चन बुकलेट लेकर आनी है। ये छोटी छोटी चीजें इंटर में जेन्युइनली, जो फाउंडेशन तक भी लोग अच्छा करते हैं, इंटर में बहुत सारा छोड़ देते हैं, बिकॉज नाउ यू ग्रो अप, राइट, यू बिकम बिग, यू स्टार्ट फ्लाइंग, सो इट वेरी बिकॉन कि मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा मत करो। एंड द लास्ट पार्ट, कॉन्सेप्ट बुक, ये आप नहीं लाए तो ये बुक मैं आपको खुद दूंगा, मैं खुद एक 100 पेजर की बुक बाय करूंगा और जबरदस्ती आपको देने वाला हूं, स्टेज पे बुला के मैं आपको दूंगा, सब तालियां बजाएंगे अगर मैंने देखा कि आपने ये नहीं बनाया तो। ये क्या बनाना होता है? तो जैसे सीए फाउंडेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक चैप्टर देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, ऐसा क्यों देख रहे हो आप मुझे, था क्या आपके इसमें? था मैम। तो आपको मालूम है उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे, तो ऐसा है ना, अपन कभी भी एक चैप्टर करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहेंगे। आई वांट ऑल एडजस्टमेंट्स एट वन प्लेस। ये बुक आपका लाइफ सेवर रहेगा, कैसे एंड मोमेंट पे एक चैप्टर को फास्ट 30 मिनट्स में रिवाइज करना, दिस बुक विल हेल्प यू। तो दिस बुक विल ऑलवेज बी अंडर द टेबल। आपको जैसे मैंने एक एडजस्टमेंट बोला, आपको तुरंत बुक निकालना है, फटाक से उस पर लिखना है, रख देना नीचे। फिर आपने 2 सम किए, 3 सम किए, आपको लगा अरे 1 मोर फॉर्मूला इसने दिया, जो भी फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी पॉइंट टू रिमेंबर करना है, पीटीआर है, ओएस, आउटसाइड द सिलेबस ऐसी कोई चीज है जो चली गई बट अभी भी रेलेवेंस रखती है, उसका पार्ट इंस्टीट्यूट पूछती है तो वो ओएस आएगा। और ऐसे कुछ पार्ट से इंटर के जो फाइनल के साथ ओवरलैपिंग है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरलैपिंग नाउ? इंटर में जो आप सीखने वाले हो ना, फाइनल में उसका और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आने वाला है, तो मैं आपको बताते जाऊंगा। सीएफआर फाइनल रेलेवेंस है, फाइनल रेलेवेंस है, तो ये लिखते जाना है और करते जाना है। तो एक कॉन्सेप्ट बुक आपका रहना चाहिए, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? पक्का? यहां तक मुझे मेरा बताना था। आपको कोई डाउट्स है? नॉर्मली नहीं होता है पहले दिन, लोग शर्माते हैं कि कैसे पूछूं, अच्छा थोड़ी लगता। कोई डाउट है सर आपका? परफेक्ट। तो जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं वो ऑनलाइन करना है।
हम लोग इनिशियली पहले प्रोजेक्टर पे बताते थे, बट उसमें क्या होने लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई फैकल्टी सिखा रही है और तुझे जाना है वॉशरूम, अब तू मेरा बहुत खास है, तो तू क्या करता था, लैपटॉप पढ़ा रहता था, यहां पे कर देता था पॉज, बाकी बच्चे बोलते ऐसे थोड़ी होता है, पिक्चर कैसे पॉज कर दिया। फिर ये जो है ये रैंकर है, इसको वो ज्ञान वाली बातें सुननी नहीं है, कौन सी वाली, फालतू वाली, ऑफ द टॉपिक, तो ये कर देता था फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इसको पूरा कहानी सुनना है कि सर साइकिल पे कैसे चले थे, फिर एक दिन उन्होंने बीएमडब्ल्यू कैसे ली, उसको सुनना है क्योंकि उसको मोटिवेटेड होता है। तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगा, ये मैम बीमार गिर गए, ये 3 दिन आए नहीं तो इनका मिस हो गया, अब क्लास क्या फिर से रुकेगा क्या, नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लेक्चर हम हमारे डिवाइस पे देखें। डिवाइस कौन सा, आईपैड भी चलता है, मोबाइल भी चलता है, लैपटॉप भी चलता है, डेस्कटॉप नहीं चलेगा, डेस्कटॉप डेस्कटॉप नहीं चलेगा, लैपटॉप चलेगा, मोबाइल चलेगा, आईपैड चलेगा। मोबाइल यू शुड अवॉइड, बिकॉज चश्मा है तो और एक लगेगा, नहीं है तो एक लगेगा, तो अवॉइड कीजिए, लैपटॉप पे देखना अच्छा रहेगा। आप आपके हिसाब से पॉज कर सकते हैं, आपके हिसाब से फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको ऐसा लगता है पोस्ट डिनर आज बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करने का इंटरेस्ट आ रहा है, आज 2 लेक्चर उड़ा देगा, बिंज वॉच, जियो हॉटस्टार लगा देने के 2 लेक्चर, फास्ट निपट सकता है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको जा सकते हो। नेक्स्ट, जो लेक्चर अपन ऑनलाइन दे रहे हैं इट इज ऑल थ्योरी, तो सिर्फ सुनना है, सामने लैपटॉप रखना है, हाथ में आमरस, खाते रहना और देखते रहना। आपको कैल्सी का कुछ करना है क्या, नहीं, सिर्फ आपको सुनना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लॉ में अपन क्या करते हैं, सुनते ही है, फैकल्टी कहती है ना लिखो, अपन लिखते क्या, नहीं, लिखा तो पाप होता कि नहीं, सेम वो भी आपको बोलेगा लिखो और अपन लिखेंगे नहीं, प्रॉमिस करो, और वो सिर्फ बोलेगा सुनाएगा अपन ने को सुनने का। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बट उसका जो ट्रैकिंग है, जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए थे मैंने उनको समझाया था, वो ट्रैकिंग जो है वो पूरा मेरे पास रहेगा। तो 6 सब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग कैसे रहेगी, हम लोग व्हाट्सएप पे नेक्स्ट 1 मंथ का शेड्यूल पहले ही पिन कर देते हैं। मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने एस्ट्रोलॉजी पे कोर्स किया हुआ है, तो मुझे पता है भविष्य कैसे देखना है। तो 1 महीने का मैं पहले ही बता दूंगा कि ये दिन पे ना ये कंप्लीट हो जाएगा और ये दिन पे इसका ऐसा टेस्ट रहेगा, ये मुझे ऑलरेडी पता है, इतने साल से कर रहा हूं ना, मेरा यही काम है सिर्फ। तो आपको उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि हर वीक लॉ का, टैक्स का कितना लेक्चर देखना है, आपको उतने देखने हैं या उससे ज्यादा देखने हैं, बट कम नहीं देखने हैं। और प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको 15 लेक्चर देखने हैं ना, मुझे पता है आपकी क्या कैपेबिलिटी है, एबिलिटी, विलिंगनेस, इकोनॉमिक्स, राइट। तो मेरे को पता है कि आपको कितने लेक्चर देखने हैं और मैं उतने ही बताने वाला हूं, उतने देखने हैं। और संडे को आपका टेस्ट देना है, टेस्ट देते ही मैं चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा, लॉ लिखा, इंग्लिश लिखा, ग्रामर है नहीं है, रेनन मार्टिन, रेनन मार्टिन पता है, ये क्रांति चौक पे नहीं क्या सैंडविच बनाता, मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं करना, ओके जाने दीजिए, मैं बताऊंगा, मिलाऊंगा देखो रेनन मार्टिन से। तो ये कॉन्सेप्ट बुक क्या सबको क्लियर है, यहां तक एवरीबडी, ये वाला पार्ट क्लियर है सर, आपका डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। 3 सब्जेक्ट यहां पर है, मुझे मिलना है, अपन रोज मिलेंगे, कुछ भी आपको ऐसा लगा, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रही, कुछ भी आके मुझे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू, राइट। पक्का, पर्सनल नहीं, पढ़ाई का ही पूछना है, पर्सनल प्रॉब्लम आई विल नॉट सॉल्व। उसके बाद आपको घर जाना है और क्या करना है, लंच करना है, लंच करने के बाद क्या करना है, रेस्ट, और उसके बाद आपको लेक्चर देखना है, कितने, 2, 2 ही देखना है। पहले 3 मंथ लॉ और डीटी होता है और नेक्स्ट 3 मंथ्स आईडीटी और ऑडिट होता है। क्या ये बात भी क्लियर हो गई आपको, पहले 3 मंथ्स क्या करने वाले हैं आप, लॉ और डीटी, और नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या करेंगे, आईडीटी और ऑडिट। और मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स है वो तो 6 महीने चलते ही रहेंगे, 6 मंथ्स चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। विल टेक सम 4-5 days advanced accounts, we complete a chapter, if there is a linkage we'll start with the second chapter, then that particular subject will go into the testing mode, आपको शेड्यूल में दिख जाएगा कि टेस्ट है उसके ऊपर, तब तक हम लोग कॉस्टिंग करेंगे। तो जब आप उसकी स्टडी करोगे, उसके डाउट आते हैं, उसका कुछ इशू आता है, सेल्फ स्टडी होता है, फिर हम कॉस्टिंग करेंगे, फिर कॉस्टिंग टेस्ट मोड में जाएगा और हम चलेंगे किस तरफ, एफएम। तो दिस 3 सब्जेक्ट्स विल कंटिन्यू टू रोटेट फॉर द नेक्स्ट 6 months। दिस इज क्लियर, पक्का। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले लॉ लिया और पूरा लॉ ही कंप्लीट कर दिया, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। लॉ एंड डीटी शुड गो हैंड इन हैंड। आपने लॉ लिया और 45 days में खत्म कर दिया, अपना अटेम्प्ट अभी 8 महीने बाद है, तो देयर इज अ हाई चांस कि हम भूल सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो थोड़ा साथ साथ 2-2 सब्जेक्ट चलते रहना चाहिए। दिस इज क्लियर। एनी डाउट दैट यू हैव, यहां तक कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे बताइए,
मन में मत रखिए, मन में रखने से बड़ा हो जाता है। नहीं, अभी फ्रेश पेज पे, अभी तो आपने अभी तक कुछ लिखा नहीं, मुझे कितना बुरा लग रहा है। अब मेरे को जो बोलना है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रॉमिस कीजिए। अब ये आपके सामने मैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं। आई कुड हैव स्टार्टेड विद एडवांस अकाउंट्स आल्सो, बट then what happens is advance accounts is something that you already know, right? accounts तो आप बचपन से कर ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ नया क्यों ना करें। तो हम लोग कॉस्टिंग करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर ये क्या 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं क्या? कैन यू सी दिस 4 quadrants kind of a thing, right? quickly make this and write the name of the chapters. come on, अच्छी हैंडराइटिंग में quickly. You can just put a fresh heading, cost accounting subject, and write down the name of the chapters that we have to study. Done, buddy. Everybody. अभी आपको एबीसी एनालिसिस पता है क्या होता है? एबीसी एनालिसिस कितने लोगों को पता है? व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? 1, ओनली 1? आर यू सीरियस? एक को ही पता है क्या होता है सर? यस, वेरी गुड। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार विच आर दो टॉप 6 चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, और वो चैप्टर हम ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते। This is category A, this is category B, and this is category C. मतलब मेरा ये है कि आप कैटेगरी ए का एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ा तो हो सकता है आईसीआई आपको छोड़ सकता है। कैटेगरी ए के सारे चैप्टर्स एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। बी के उससे एक स्टेप कम, सी के उससे एक स्टेप कम। आप बोलेंगे फिर इसको क्या डी देता क्या? नहीं, ये चैप्टर्स से
थेरी क्वेश्चंस आ रहे हैं. दिस इज प्योरली स्पेसिफिकली फॉर थेरी. आप बोलेंगे सर थेरी भी आ रही है क्या कॉस्टिंग में? हाँ, थेरी भी आ रही है. तो अब एक बार सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे. पहले ये बना लिया क्या आपने? अब इधर बड्डी, एक, दो, तीन और चार. ये चार चैप्टर आपको सीए फाइनल में फिर से एक बार देखने पड़ेंगे. तो ये याद रखना, ये चार चैप्टर्स जब भी मैं सिखाऊं, जहां से भी आप सीखो, इट हैज टू बी इन डेप्थ, नॉट ओनली फ्रॉम अ सीए इंटर पर्सपेक्टिव, बट सीए फाइनल में भी ये चार चैप्टर फिर आने वाले हैं. तो आज अगर आपने यहां पर कोई भी दिक्कत करी तो आपको फाइनल में फिर से प्रॉब्लम होगा. तो उसके सामने आप फाइनल रेलेवेंट या सीएफआर, सीए फाइनल रेलेवेंट चैप्टर्स हैं, ऐसा एक उसके सामने मार्क दे सकते हैं कि ये चैप्टर मुझे फाइनल में फिर से करने पड़ेंगे. तो मुझे इस पर आज ही बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा. ये फाइनल के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनल के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है. क्या ये मार्किंग हो गई आपकी एक? और ये जो ग्रीन मार्क है, इन चैप्टर्स का लास्ट 3 अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बेसिस पे पूछा जा रहा है. तो हमारे लिए ये अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है. अगर आप देखेंगे कैटेगरी सी से 2 चैप्टर निकलकर बाहर आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट कंसिस्टेंट बेसिस पे पूछ रही है, छोड़ ही नहीं रही है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक चल रहा है. तो ये जो ग्रीन टिक है, ये हो सकता है जनवरी के एंड में मैं फिर से बदल दूं. क्यों बदल दूं? क्योंकि मुझे अभी 2 अटेम्प्ट और देखना है. सितंबर भी आएगा, जनवरी भी आएगा, फिर उसके बाद मैं फिर से कॉल लूंगा. अगर कुछ चेंज लगता है तो हम आपको मैं जेन्युइनली बताने वाला हूं. बट अभी आप ये समझ लीजिए, जब हम हमारी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर इंस्टीट्यूट कंटिन्यूस बेसिस पे पूछ रही है. इफ यू कैन नॉट सी द ग्रीन कलर, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट चेंज द कलर. एवरीबडी कैन यू सी नाउ? ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बेसिस पे इंस्टीट्यूट पूछ रही है. क्या ये क्लियर है सबको? एवरीबडी. पैटर्न कैसा है स्क्रीन पे देखिए प्लीज. 30 मार्क्स थ्योरी है. कितने बचे? 70 बचे. कैन यू सी, एक बिट कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का बिट है. 7 मार्क्स के 2. और मैंने ये कितनी बार लिखा है? 6 इंटू 14 बाबा 84. ऐसे क्या कर रहे बडी? 6 इंटू 14 कितना होता है? 84 ना. बट अपने को कितने चाहिए? सिर्फ 70 मार्क्स. आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 आ रहा है. Are you getting what I'm trying to tell you? So now out of 6 questions you have to only answer 5. So 5 questions into 14, 70. तो ये आपका पैटर्न पेपर है, इसको भी आप कहीं पे नोट कर सकते हैं. 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. बोलो, you have to answer any 5 out of 6. Any 5 out of 6. Now I hope you understand what is happening here is, जो ये जो 6th क्वेश्चन है ना,
ऑफलेट इंस्टीट्यूट इसे पूरी तरह से थ्योरी ही क्वेश्चन डालाकर चल रही है। अब ये उन बच्चों के काम का है जिनका प्रैक्टिकल वीक होता है, भैया सॉल्विंग थोड़ा अपने को कम जमता है, रटने बोलो आज रट दूं, तो फिर वो बच्चों के लिए 6 जो क्वेश्चन है वो बहुत रेलेवेंट हो जाता है। जो बच्चे कहते हैं यार आई एम वेरी कोर एट प्रैक्टिकल्स, अपने से लर्न नहीं होता बट आप सॉल्व करने का बोलो अभी हम कर देंगे, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं 5 आउट ऑफ 6 उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, आप पूरे थ्योरी स्किप कर दो, आपको 5 में से 5 फिर कंपलसरी करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीबडी? तो 6th जो है वो थ्योरी क्वेश्चन बोलकर आ रहा है, और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, 7 के 2 बिट। अभी अभी अब देखने में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट को अगर कभी लगा तो वो ऐसा कर रहा है 10 and 4, 8 and 6, 7 and 7. I hope you understand. So they can ask one question of 10 marks and a small question of 4 marks. But वो 14 का बिट बना के ही चलेंगे, that is for sure. अब मुझे बताइए 5 क्वेश्चन हो गए और हर एक में 2-2 बिट है, तो कितने हो गए? 10। और ऊपर कितनी केस स्टडी पूछने वाले हैं वो? टोटल कितने क्वेश्चन पूछ सकती है इंस्टीट्यूट? 13। इधर 10 और ऊपर 3। चैप्टर कितने? 14। हुआ ना धप्पा एवरीबडी? इसका मतलब इंस्टीट्यूट चाहे तो हर चैप्टर से पूछ सकती है, बट इंस्टीट्यूट उसको अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही है कि एक आधा चैप्टर ना पूछते हुए एक ही चैप्टर के 2 क्वेश्चन कहीं तो भी पूछ लेना। बट आप ये समझिए इंस्टीट्यूट का गणित ऐसा है, दे हैव वैलिड 13 क्वेश्चंस टू आस्क एंड यू हैव 14 चैप्टर्स, आउट ऑफ विच दिस इंट्रोडक्शन इज अ प्योर थ्योरी चैप्टर। तो देखा जाए तो आपके पास 13 चैप्टर्स प्योर प्रैक्टिकल है और एक ही चैप्टर प्योर थ्योरी है। तो वो चाहे तो वो 13 में से 13 पूछ सकता है। आप बोलेंगे बाप रे इतने एक चैप्टर नहीं छोड़ा, ऐसा हो सकता है, आईसीआई ऐसा कर सकती है, बट कर नहीं रही है। बट आपको रेडी रहना है, वो कर सकती है, अपने को तो वर्स्ट केस वो सिनेरियो के लिए रेडी रहना है। इज दिस क्लियर? ये मैंने आपको पैटर्न भी बताया, सिलेबस भी बताया, और कौन सा चैप्टर कैसे होगा। अब मैंने ये क्वाड्रेंट को क्यों बांटा है, जैसे अगर आप बोलेंगे कि सर ये जो आप बोल रहे हो इफ दिस इज कैटेगरी ए एंड अगर यहां पर ये 2 चैप्टर्स को आपने स्टार मार्क करा है तो फिर आपने इसको यहां पुश कर देना था, भाई कि ये कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है, ये ए कैटेगरी है, जैसे यहां पर मैंने कोई स्टार मार्क नहीं करा तो फिर इसको मैंने यहां पुश कर देना था। ये समझिए ये चैप्टर का ब्रेकेट मैंने ऐसा किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट वे में आपको ये डब्बे में से कोई भी एक डब्बे का चैप्टर कंप्लीट दिखा तो आप ये समझ जाना कि अपना वो सब्जेक्ट का 25% बैच कंप्लीट हो चुका है, सो दैट स्टूडेंट को एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि पोर्शन किधर तक कंप्लीट हो रहा है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, ईच कंसिस्ट ऑफ व्हाट 25%। तो 25% का एक क्वाड्रेंट बन रहा है। अगर मेरा कल जाकर क्लास में अगस्त 15 तक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए और आपको अगर खुद से जानना है तो आप ये बोल सकते हैं कि शायद हमारा कॉस्टिंग का 25% सिलेबस इज ओवर। इज दिस क्लियर? ये चैप्टर एक क्वाड्रेंट 25% ऑफ पोर्शन बनता है, तो आप चाहिए तो 25 25 25 25 पुट कर सकते हैं। इसलिए वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स और 25% ईच, और उसमें ए बी सी कैटेगरी और कौन से चैप्टर जो बैक टू बैक आ रहे हैं इसका मैंने आपको टिक करके दे दिया। इज दिस क्लियर एवरीबडी? ये मैंने यहां पर आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, ये क्लियर हो चुका सबको? नाउ ऑन अ फ्रेश पेज please put the heading cost sheet. On a fresh page please put the heading cost sheet, cost and then sheet, SHEET. I hope not that shit which you write in your WhatsApp message, right? Cost sheet, SHEET, cost sheet. Okay, so I am starting with the first chapter. आपके पास क्वाड्रेंट है, बताइए कहां पर है कॉस्ट शीट? सी कैटेगरी में, यस और नो? अब मैं इससे क्यों शुरू कर रहा हूं ये भी समझ लीजिए। आपका अकाउंट्स का 11th स्टैंडर्ड थोड़ा सा याद कीजिए ना प्लीज, कैसा था वो दिन? नए नए आए थे 10 से कॉलेज, ये वो, डू यू रिमेंबर? और जब 11th खत्म हुआ, मुझे नहीं मालूम आप कौन से क्लास से और क्या, 11th दिसंबर में कहीं पर लास्ट में आपको पहली बार सिखाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने का।
आपकी टीचर ने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया, पीएनएल बताया, बैलेंस शीट बताया, कैन आई से इट वाज अ समेशन, समराइजेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू लर्न इन 11th, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब एक जगह पे अक्यूमुलेट हुआ, कैश बुक, बैंक रिको, क्या क्या सीखे, और फिर अंत में किसी ने बताया देखो ऐसे बनता है ट्रेडिंग, ऐसा बनता है पीएनएल, ऐसा बनता है बैलेंस शीट। करेक्ट? ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट को इंग्लिश में प्रॉपरली हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट है? अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मैंने जो आपको नाम लिखवाया ना, कॉस्ट शीट, आप ऐसा समझिए इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्टिंग सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? तो मेरे को आपको कॉस्टिंग का भी तो फॉर्मेट बताना पड़ेगा ना कि कैसे बनता है, हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है? जब आपको फॉर्मेट समझ जाएगा कि कैसे बनता है, फिर हर फॉर्मेट के एक कंपोनेंट पर एक चैप्टर है जो हमें आगे सीखते रहना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एवरीबॉडी पक्का? अब प्लीज कीप ऑन आंसरिंग नेक्स्ट 45 मिनट्स। अभी टेल मी बिफोर यू रीड, ओके, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज let us understand the meaning of the word cost. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, और मैं तो गुजराती हूं तो आप गुजराती भी बोल सकते हैं, मारवाड़ी भी मेरे को आती है, ये 4-5 भाषा में से एक बोलने का बाबा प्लीज। कॉस्ट म्हणजे काय? एकदम सोपं सोपं मी विचारतोय। जय महाराष्ट्र, कॉस्ट म्हणजे काय? दादा तू सांग। एक्सपेंडिचर, सर एक्सपेंडिचर पकड़ लेता हूं। एक्सपेंडिचर बराबर है क्या? एक्सपेंडिचर, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, बराबर है? हिंदी में लिखने मतलब मेरे को नहीं आता है। खर्चा मतलब कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा। किसी को और कोई शब्द यूज करना है? आपको लगता है सर ये भी एक सिनोनिम है, यूज कर सकते हैं। कॉस्ट का मतलब नहीं, प्रोडक्शन प्राइस। माय गॉड, कॉस्टिंग चालू हो गया फुल स्पीड, सीधा फैक्ट्री में घुस गए आराम से। एकदम 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 सिंपल सिंपल बोलो, तो डीप नहीं जाना बाबा, डर लगता मुझे। कॉस्ट का मतलब है खर्चा, इतना ही दिमाग में आता है। कॉस्ट मतलब क्या? खर्चा, एक्सपेंस। टिंग, कितना मस्त लग रहा है। कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा? मैं अपन ऐसा करते हैं, सुनो ना, मुझे मैं क्या सिखा रहा हूं, मैं थोड़ा पागल भी हूं। डांस का मतलब क्या? डांस, डांसिंग, डांस तो मालूम है ना। और किसी ने बोला आई एम डांसिंग, मतलब डांस कर रहा है। आई एम डांसिंग मतलब आई एम डांसिंग। तो कॉस्टिंग मतलब क्या? किसी ने बोला तुम क्या कर रहे हो, मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं। ऐसा नहीं समझेगा। आप सब फ्रेंड्स पिकनिक पे गए, ऐसा इमेजिन करिए कि इंटर हो गया और आपने बोला मम्मी हमको गोवा जाना है। मम्मी पापा ने बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आप गए और वहां पर एक ही आपका फ्रेंड है जिसने सारा खर्चा दिया। ऐसे फ्रेंड होते हैं क्या कभी? बाद में कॉन्ट्री होगा भाई, लेकिन नहीं, अभी आपने उसको उसको बोला तू कर। मुझे मालूम नहीं आप कैसे करते हो, हम तो ऐसे ही करते हैं। एक व्यक्ति होता है, उसको सब लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000 दे देंगे, वो हमारे टूर का क्या बन जाएगा? बैंक। वही सारा खर्चा करेगा, वही सारा रिकॉर्ड करेगा। फिर टूर के लास्ट डे पर हम सब फोटो खींचते हैं और वो रूम में बैठ के क्या करता है? हिसाब। तो हमने उसको पूछा अरे चलना फोटो लेने हैं, तो वो बोल रहा है रुको मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं। मतलब क्या कर रहा है वो? सारे एक्सपेंसेस नोट कर रहा है। ओके वेरी गुड, सारे एक्सपेंसेस नोट कर रहा है। मतलब और कुछ ऐसे अलग शब्दों में अगर आप बोलना चाहें? एनालाइज कर रहा है। माय गॉड, एनालाइज, एनालाइज एंड इवैल्यूएट, और हिसाब करना। ओके, तो वेरी गुड, परफेक्ट बोल रहे हो आप। देखो आपको खुद ही आ रहा है, मैं तो कुछ नहीं बता रहा। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस टू आइडेंटिफाई क्या? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब खर्चा, और कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट कितना है वो ढूंढने का प्रक्रिया। जैसे उसने ढूंढा कि भाई सबको कितना कितना खर्चा आया, कॉस्ट ही ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। यस और नो? आपको अगर परिवार ने बोला कि अपने को टूर पे जाना है, तो जरा निकाल कितना खर्चा आता है, तो आप क्या कर रहे हो? कॉस्टिंग कर रहे हो। कॉस्टिंग करना मतलब क्या? कितना खर्चा होगा ये ढूंढना, क्या कॉस्ट होगा वो ढूंढना। और किसी ने बोला कॉस्ट
अकाउंटिंग, अब कितना मस्त आ रहा है, कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्टिंग मतलब खर्चा ढूंढने का प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा, बहुत बढ़िया, मतलब आपको खर्चा पता चल गया है कितना है, अब वो खर्चे को आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग द कॉस्ट। तो ये सब्जेक्ट में हमें क्या सीखने वाले हैं, कॉस्ट कैसे ढूंढना है और फिर उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, बस इतना ही है। तो मुझे पहले चाहिए कि आप ये 3 शब्दों का मतलब लिखें। सबसे पहले लिखिए कॉस्ट, सबसे पहले लिखिए कॉस्ट, अलग पेन से लिखना है हेडिंग्स को, मे बी यू कैन यूज अ रेड पेन टू राइट कॉस्ट एंड देन यू कैन जस्ट लाइन दिस वन लाइनर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, दैट्स इट। इंकर्ड क्या, आगे मत जाइए, amount of expenditure incurred, amount of expenditure incurred, amount of expenditure incurred, cost का मतलब है खर्च, कि कितना खर्च है, amount of expenditure incurred, बराबर सर। incurred के बाद आगे मत लिखिए, बस उतना ही लिख दीजिए, amount of expenditure incurred, लिखा। कॉस्टिंग, अलग पेन से वो शब्द होगा कॉस्टिंग, और फिर उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप लिखोगे इट मीन्स फाइंडिंग व्हाट इज द कॉस्ट, इट मीन्स फाइंडिंग व्हाट इज द कॉस्ट, दैट इज technique and process of calculating cost, that is technique and process of calculating cost, technique and process of calculating cost, एकदम सिंपल एंड स्वीट, कि भाई क्या टेक्निक होते हैं कॉस्ट कैसे ढूंढने का, उसको अपन बोलते हैं कॉस्टिंग। और थर्ड शब्द कॉस्ट अकाउंटिंग, cost accounting, and you can just write uske aage, it is a formal system, it is a formal system of accounting for costs, it is a formal system of accounting for costs. So this was a small brief as to what the subject means, correct है ना buddy? एक बार फिर से, what is the cost, खर्चा, what is the costing, the process to find that खर्चा, and what is cost accounting. I have found out what is the cost, now I want to properly record it in my books of accounts. तो मैं उसको books of accounts में जब मेरे खर्चों को record करता हूं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, cost accounting. Is this clear? पक्का? देखा है कैसा गाड़ी कभी, यस गाड़ी देखा है कैसा कभी, किसी ने नहीं देखा, देखा है, वेरी गुड। आपको क्या लगता है इसके अंदर कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा, छोड़ो ना यार, डायरेक्ट डायरेक्ट इतना थोड़ी तो बोलना, मटेरियल कितना मटेरियल लगा होगा, क्या क्या मटेरियल लगा होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, ये तो एकदम जनरल नॉलेज पूछ रहा हूं मैं। टायर, ओके टायर, फिर सब लोग टू व्हीलर कार देखा है कभी जीवन में, तो बस देख के बोलना है क्या क्या लगा होगा उसमें। यस मैम, आप बोलना चाह रहे हैं, पहले आप फ्रेंड को बोलना चाह रहे हैं, वो बोल रही तू बोल तो मैं बोलती हूँ। लाइट्स, वेरी गुड मैम, आपको स्टीयरिंग, पीछे मैम इंजन, ओके इंजन, शर्माने का कुछ भी नहीं मैम, इसमें एकदम गाड़ी है वो, मैं थोड़ी निकाल के हाथ में देंगे कि ले, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम आराम से। हाँ दादा तू बोल एखादा कुछ, काही पण सांगायचं। ग्लास, वेरी गुड, ग्लास सर। सीट, लेदर, रबर, टायर मतलब रबर है ना, फिर प्लास्टिक, फिर क्या स्टील, ये सब मटेरियल लग रहा है गाड़ी में। कितना अलग अलग टाइप का पार्ट लग रहा होगा एक कार में, 2800 छोटे से लेके बड़ा बड़ा अलग अलग टाइप का मटेरियल लगता है। परफेक्ट। ये क्या है, ये पेंसिल,
क्या है? एप्पल पेंसिल, स्टाइलस, माय गॉड बिग शब्द, हम तो पेंसिल बोलते हैं। तो इसमें ये किससे बना है? मेटल, कुछ तो अलग टाइप का मेटल से बना होगा, और फिर इसके अंदर वो कुछ टेक्नोलॉजी भी होगी ना, वैसे टच करे तो चिपक जाता है, चार्ज हो जाता है, कुछ तो उसमें सर्किट्स वर्किट्स भी होंगे। और ये मोबाइल भी हवा से बना है कि कुछ बना है? बना है। मैम क्या बना है इसमें अंदर? कुछ तो ऐसा मटेरियल वटेरियल लगा होगा कि नहीं लगा होगा? मतलब ये काम करने का, अपनी आंखों से जो भी आपको दिख रहा है बताइए, उससे कुछ तो बना होगा ना। ये एसी कुछ किससे बना है? प्लास्टिक। और फिर अंदर कुछ कॉपर वॉपर भी होगा, फिर वायर वायर भी होगा, फिर सर्किट भी होगा। हर चीज कुछ ना कुछ चीज से तो बनता है कि हवा से बनता है? नहीं, कुछ ना कुछ चीज तो बनता है। ओके, तेरा फोटो है दादा, हम जैसी क्लास पे आते ना फोटो लिख के तुरंत डाल देते। कौन है? पहचानते हो आप इसको? कोई नहीं पहचानता, लेबर है ये। मुझे बताइए, मटेरियल आपोआप बन जाता है कि बनाने के लिए कोई आदमी लगता है? क्या आपने ऐसा किचन में टेबल पे सब रख दिया और बस किचन बंद करके सबको अपने अपने रूम में चला जाना है, आफ्टर 30 मिनट्स यू कम, इट्स रेडी? ऐसा होता है क्या? कोई भी चीज बनने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर। ध्यान रखिए, पहले क्या चाहिए? लेबर। अच्छा, सिर्फ लेबर से काम होता है क्या? सोचे ना, 10 लेबर आ गए और बोल रहे अब गाड़ी बनाना है, किससे बनाएंगे भाई? कुछ है नहीं। इसका मतलब आपको दो चीजें तो फिक्स लग रही है। कौन सी दो चीजें लग रही है? मटेरियल और लेबर। ये दो तो लगता ही क्या नहीं? मटेरियल और लेबर को छोड़ के। देखा है कभी यूट्यूब पे? क्या है ये? रोबोटिक आर्म्स। यस, 50 lakhs 1 crore का एक आर्म होता है। रोबोट्स बनाते हैं गाड़ी। आदमी ने, आदमी का टाइम पास करता है, बार बार उसको टॉयलेट ब्रेक, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ऐसे ब्रेक्स लेता है। ये रोबोट कोई ब्रेक ही नहीं लेता। जैसे आपको मालूम होगा, चाइना में अभी डार्क फैक्ट्री कॉन्सेप्ट चालू हो गया, राइट? 24 घंटा फैक्ट्री चालू है, लाइट बंद है, अंधेरे में गाड़ियां बन रही। वाह! ये रोबोटिक आर्म्स गाड़ी बना रहे हैं। बहुत बार डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या? अदर देन मटेरियल एंड लेबर, जो भी खर्चा लगा उसको हम क्या नाम देंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या ये भी गाड़ी बना रहा है? ये रोबोटिक आर्म्स खरीदता नहीं है कोई, इसको रेंट पे लिया जाता है। आपको जितने चाहिए आपको रेंट पे मिलता है, रेंटल्स पे करना होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीबडी? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है मेरे को क्या बोलना है? देयर आर 3 थिंग्स दैट वी रिक्वायर: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। और इसके आगे मुझे बार बार एक शब्द यूज करना है, डी डी डी। क्यों डी 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 वो देखेंगे बाद में। पहले इतना मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज बनानी है ना दुनिया में, तो आपको 3 चीज लगेगी। एक है मटेरियल, एक है लेबर और एक है एक्सपेंस। जैसे ये बुक्स पड़े यहां पर आपके सामने, बुक्स है, बेसिक बुक जो सबके हाथ में। मटेरियल से बना है क्या? कौन सा मटेरियल लगा? पेपर। और क्या लगेगा भाई? पेपर। और उसमें लेबर ने काम किया होगा क्या? किया होगा। अगर पूरा ऑटोमेटेड होगा तो फिर वो किस में चला जाएगा? एक्सपेंसेस में चला जाएगा। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस तो लगने ही वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या एवरीबडी? 2 मिनट रुक जाइए। अभी जब गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी जो मशीन और जो बेल्ट पे बनता है उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ना हो जाए, खराबी ना हो जाए, तो उसमें ऑयल डाला जाता है। किस में डाला जाता है? जो मशीनरी कार को बना रही है, कार में नहीं डाला जाता। कार जो मशीनरी से बन रहा है उस मशीन में ऑयल डाला जाता है। आपके पता है घर पे भी अगर कोई मशीन है, आवाज कर रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो हम उसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं? ऑयल। ऑयल भी एक मटेरियल है, बट क्या वो गाड़ी में गया क्या? नहीं। पहचानते हो उसको? कहीं देखा है? अरे भाई ऐसे कैसे? कौन है ये? देख के क्या लग रहा है? वॉचमैन? क्या ये भी काम का है क्या? नहीं।
ये फैक्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई अनऑथोराइज व्यक्ति ना आ जाए, यस और नो। बट क्या ये डायरेक्ट कार बनाने पे लगा है क्या? नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, देयर इज मटेरियल, एक जो डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाता है और एक जो प्रोडक्ट में नहीं जाता बट रिक्वायर्ड जरूर है। देयर इज लेबर, एक जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम करता है, एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करता बट फैक्ट्री के लिए, सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस, एक जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे लगता है, रोबोटिक आर्म्स का रेंटल, बट एक जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं लगा, प्रिंटिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, टी एंड रिप्लेसमेंट, ये सब। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रोडक्ट पे लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आज के बाद जो भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर वो गया है तो आपको स्टार्ट में बोलना है डायरेक्ट। अगर वो प्रोडक्ट पे डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। क्या ये क्लियर है? एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब क्या बनना चाह रहे हैं? सीए, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। सीए तो आप बन गए, आपको किसी ने हायर भी कर लिया, आप कोई कंपनी में चले भी गए। कौन सी कंपनी से आपकी ड्रीम कंपनी बताइए सर? ऐसे एक कोई अगर ये आई तो मैं हाई बोल दूंगा। अच्छा, तेरी कार जो है, फेवरेट कंपनी कौन सी है कार के लिए? टेस्ला। एलॉन मस्क ने सीधा इसको हायर किया, बोला आज से तू ही मेरा अकाउंटेंट, तू ही मेरा ऑडिटर, तू ही मेरा सीए। आपको ये बताना है फ्रॉम अ टेस्ला पर्सपेक्टिव ये व्यक्ति डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर है। यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट। क्या बात है, 4 people are already raising their hands. It's a simple question. आंसर पता और हाथ ऊपर नहीं करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ऐसे मैं अपने आप में भी करता था। When I was there ना, I used to be very shy, और मैं मन में सोचता हाँ मुझे तो आंसर पता है बट मैं हाथ ऊपर नहीं करूंगा। क्या होगा उससे मुझे बताइए सर। इज अ करेक्ट आंसर। क्या हम सीए वहां पे महिंद्रा या टेस्ला की गाड़ी के नट टाइट कर रहे हैं क्या? नहीं। तो हम इनडायरेक्ट है। कंपनी के डायरेक्टर्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? लॉयर इनडायरेक्ट। अब कितना मस्त लग रहा है। वर्कर को डर लग रहा है कि उसको चटका वगैरह ना लग जाए, तो उसने वो ग्लव्स वव्स लाए, अलग ही मटेरियल, गेयर वेयर, कि वो हार्मफुल केमिकल्स, गैसेस को ब्रीथ ना कर ले, तो उसने वो मास्क वगैरह लाया। ये सब मटेरियल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। और अगर आप लेदर शीट्स ला रहे हो जिसको आप यूज करने वाले हो गाड़ी बनाने में, तो वो कहां जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। एकदम क्लियर हो गया एवरीबडी? तो लाइफ में देयर आर ओनली 3 खर्चास। कौन सा 3 खर्चास है पहले एक बार बताइए ना, कौन सा 3 खर्चास? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। एक मिनट, टू बी वेरी प्रिसाइज, एक्सपेंस में क्या लेंगे जो मटेरियल लेबर के अलावा है? तो सर मेरे को एक बार एग्जांपल से करो ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रिंटिंग, टी, पोस्टेज, टेलीफोन, मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी वैन चार्जेस, ऑडिट फीस, लॉयर फी, तो जो भी एक्सपेंस। ये क्या समझ में आ रहा है आपको? मटेरियल लेबर को छोड़कर, मटेरियल लेबर को छोड़कर जो भी आएगा वो एक्सपेंस में जाएगा। और हम तीनों को, 3 अलग अलग, तीनों को एक एक करके बांटने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस, indirect expense. Is this clear everybody? इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? अब जब ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों फ्रेंड्स एक साथ चलते हैं तो कॉस्टिंग की भाषा में इसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट।
क्या कहा जाता है? प्राइम कॉस्ट। अगर आपको फैक्ट्री में किसी ने बोला व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट ऑफ अ टेस्ला कार, इसका मतलब सामने वाले ने आपको मालूम है क्या पूछा? मुझे एग्जैक्ट बताइए वो कार पर कितना मटेरियल लगा है, कितने का लेबर लगा है, कितने का खर्चा लगा है। डायरेक्ट खर्चे चाहिए मुझे इनडायरेक्ट खर्चे नहीं चाहिए। क्या ये बात आपको अब समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मुझे एक फॉर्मेट तक आपको लेकर जाना है, तो आप प्लीज मेरा उसका साथ दीजिए। ये तीनों फ्रेंड्स को आप कभी भी साथ में क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। इज दिस क्लियर? और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक नाम है ओवरहेड्स। यस और नो? एवरीबडी, ओवरहेड्स का मतलब ही है इनडायरेक्ट खर्चे और प्राइम कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट खर्चे। क्या ये क्लियर है एवरीबडी? 2 minutes to you. I want this chart in your books. सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एंड अंडरलाइन कर अच्छी तरह से विद अ नाइस हैंड राइटिंग प्लीज राइट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 things. It's a combination of 3 things. It's a combination of 3 things. And उसके नीचे capital letters में you can write those in one line. Material plus labor plus expenses. Material plus labor plus expenses. Material plus labor plus expenses. Right, buddy? ये तीनों का कॉम्बिनेशन वी से इट्स अ टोटल कॉस्ट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन वी विल से इट्स अ टोटल कॉस्ट। अभी बहुत अंदर जाना है हमें, बस ऊपर ऊपर से हमने बातें करी। फिर टोटल कॉस्ट को 2 में डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड डायरेक्ट में यू शुड राइट प्रॉपरली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट? and indirect material, indirect labor, indirect expenses. Now direct की पूरी फैमिली को कहा जाता है with a different color pen you should write prime cost, और indirect की जो पूरी फैमिली है उसको कहा जाता है overheads. You know what? There was a chapter in CA Foundation, Financial Statements of Proprietor Manufacturing Entity. वहां पर एक्चुअली ये ऐसा, अभी और बताऊंगा मैं आपको, इन डेप्थ बताना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बट हमें तब एक फॉर्मेट रटाया जाता है। विल सी टू दैट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ प्राइम कॉस्ट, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज अ ओवरहेड्स। करेक्ट है एवरीबडी? नाउ आई वांट एवरीवन टू फोकस यहां पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे ये क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज नॉर्मली लोगों को अंबानी जी पता है, बाकी अब आपको अगर पता होता तो मैं दूसरे भी एग्जाम्पल लेता डेफिनेटली। आपको क्या लगता है इसका मेन बिजनेस किधर है? यस और नो? इनका जो ऑयल रिफाइनरी है ये कहां पर है? जामनगर में। आप अगर कभी गए हो कभी? नहीं? चलेंगे एक बार। तो वहां पर इनका मेन बिजनेस है, एकर्स में फैला हुआ है, एकर्स में। वहां पर एक्चुअल में इनका धंधा चलता है, लेकिन ये रहते किधर है? वाओ,
एंटिलिया। इनका जो कॉर्पोरेट सेटअप है, हेडक्वार्टर्स है, ये मुंबई में। लेकिन ये सिर्फ ऑयल थोड़ी ना बेचते हैं, सिम कार्ड भी बेचते हैं, किराने का भी सब बेचते हैं। तो इनका ये जो रिलायंस रिटेल है, ये किधर है? अक्रॉस इंडिया। करेक्ट? यस और नो माय फ्रेंड्स? और आई शुड से वन मोर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो करता धरता डिसीजन लेते हैं, ये कहां बैठते हैं? मुंबई। लेकिन मारुति की गाड़ियां कहां बन रही है? गुड़गांव नोएडा साइड। बहुत बड़ा प्लांट है इनका, बड़ी, गुड़गांव नोएडा में, एकड़ों में फैला हुआ है, गाड़ियां वहां बन रही है, और डिसीजन लेने वाले कहां बैठे हैं? मुंबई में। और गाड़ियां बिकती कहां है? कितना मस्त। हमारा छोटा सेटअप है, मेरा, मैं कहां हूं डिसीजन लेने वाला? इधर। सर्विस कहां प्रोवाइड कर रहा हूं? इधर। नोट्स भी कहां बना रहा हूं? इधर। बड़े सेटअप्स का ऐसा नहीं होता ना। क्या आपको ये समझ रहे हैं? बड़े सेटअप्स की 3 जगह होती है। नंबर 1, प्रोडक्ट जहां बनता है, फैक्ट्री। नंबर 2, प्रोडक्ट जहां बिकता है, शोरूम। नंबर 3, ओनर कहां बैठता है, डिसीजन कहां से लिए जाते हैं। देयर आर 3 प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस। ये 3 सबको समझ में आ रहे हैं क्या? पक्का ऐसे जुटने बोलना बाबा। फैक्ट्री, शोरूम और ऑफिस, 3 जगह होती है। जितना बड़ा स्केल अप करोगे, जितना बड़ा धंधा होगा, अगर आपको पता है, आपका होगा या आपके रिलेटिव्स में किसी का होगा, तो आप देखेंगे कुछ लोगों का ऑफिस जालना रोड पे होता है, लेकिन अगर आप उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन देखेंगे तो शेंद्रा में होगा, वालूज में होगा। वो थोड़ी आकाशवाणी पे फैक्ट्री लेके धुआं छोड़ रहे ऊपर, वो तो कहीं शेंद्रा में है, वालूज में है, रांजनगांव में, कहीं दूर होगा प्लांट। यस और नो? मर्सिडीज का तलेगांव, पूना में बड़ा प्लांट है। बैटरी कहां पे है? मुंबई। बिक कहां रहा है? अक्रॉस इंडिया। तो 3 जगह होती है। डू यू एग्री विद दिस? ओवरहेड्स का मतलब डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? बराबर। रूल कहता है, अब अगर मैं ओवरहेड्स को 3 जगहों में तोड़ दूं, नंबर 1, फैक्ट्री बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, प्रोडक्शन बोलो, या एक और एक नाम आजकल इंस्टीट्यूट कर रही है, वर्क्स ओवरहेड। ये खर्चे अगर, इनडायरेक्ट खर्चे अगर फैक्ट्री में हो तो हम ये नाम यूज करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। सर 1 मिनट, मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड। 1 मिनट सर, और एसी का डिप्रिसिएशन है और वो एसी फैक्ट्री में लगा है तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। और अगर शोरूम में एसी लगा और उसका डिप्रिसिएशन है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे को मालूम है, इट्स एन इनडायरेक्ट खर्चा, हाँ, लेकिन वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किधर हुआ है? सर वो फैक्ट्री में हुआ है, तो हम उसका नाम क्या देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। सर वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ना हमारे ऑफिस में हुआ है तो वो एडमिन ओवरहेड है। सर वो हमारे शोरूम में हुआ है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो याद रखना है, फैक्ट्री के खर्चों को हम क्या नाम देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस के खर्चों को हम क्या नाम देंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। और शोरूम में अगर कोई खर्चे होते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो मैं ओवरहेड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं? 3। एक फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा, एक ऑफिस का इनडायरेक्ट खर्चा, और एक शोरूम का इनडायरेक्ट खर्चा। अब आप बोलोगे काय को बांट रहे हो यार? ओवरहेड तो ओवरहेड है, ओवरहेड का मतलब क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसको बांट के क्या मिलेगा? आगे अपन देखेंगे क्या मिलेगा। पहले मेरे को इतना बताइए कि आपको ये क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट खर्चा का नाम फैक्ट्री में होगा तो अलग है, ऑफिस में होगा तो अलग है, शोरूम में होगा तो अलग है। इज दिस क्लियर? तो एक लाइन छोड़कर मुझे
ओवरहेड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऐसा एक फ्रेश हेडिंग चाहिए। वो पेज को कंटिन्यू करिए अगर आपको लगता है कि वो ये पेज पे आ जाएगा तो, वरना नेक्स्ट पेज पर आप लिख सकते हैं ओवरहेड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओवरहेड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड उसमें से प्रॉपर 3 एरो बाहर निकालिए। एक होगा फैक्ट्री, एक होगा ऑफिस, एक होगा शोरूम। एक होगा फैक्ट्री, एक होगा ऑफिस, एक होगा शोरूम। अगर फैक्ट्री के ओवरहेड खर्चे हैं तो प्लीज उसको नाम दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड स्लैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्लैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्लैश वर्क्स ओवरहेड। ऐसे 4 अलग अलग नाम से इंस्टीट्यूट इसको बुलाती है, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड वर्क्स ओवरहेड। ये खर्चे कहां होते हैं? क्लियर अलग पेन से बता दीजिए। फैक्ट्री प्लेस पर, फैक्ट्री की जगह पर होता है ये खर्चे। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स ये कहां पर होते हैं? ऑफिस में। ये खर्चे होते हैं ऑफिस में। और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या आप उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये कहां पर होते हैं? शोरूम पर, जहां पर आपका प्रोडक्ट बिकता है। एकदम परफेक्ट एवरीबडी। लेट अस गो थ्रू द होल ट्री डायग्राम दैट वी डिड। पहले तो एक बात हमने क्या बोला, कॉस्ट का मतलब क्या, जल्दी से बता देना एक बार। खर्चा, खर्चों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 3 में डिवाइड किया, इनडायरेक्ट को भी 3 में डिवाइड किया। डायरेक्ट में 3 कौन है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में कितनी चीजें हैं? वहां भी 3 है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट की फैमिली का सरनेम क्या है? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट का ओवरहेड। ओवरहेड्स को अब हमने प्लेस वाइज डिवाइड कर दिया, फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम। अब थोड़ा सुनिए ना, ये सीक्वेंस को कभी मत तोड़िए। मतलब ऑफिस, शोरूम, फैक्ट्री, ऐसे नहीं, हमेशा पहले फैक्ट्री, फिर ऑफिस, फिर शोरूम। डू यू एग्री विद दिस? पहले बनता है, फिर ऑफिस से सब सर्टिफाई होगा, पास होगा, अकाउंट होगा, फिर शोरूम में जाके बिकता है। इज दिस क्लियर? अब आप बोलोगे क्यों बांटना है? मुझे आपको कुछ टर्म्स सिखानी है बडी। स्क्रीन पे देख, कल जब मैं बात करूंगा मुझे बहुत की क्लियर चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जब आप ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। बट बडी, जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ देते हो तो उसको कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो सोचिए, किसी ने आपको बोला इसका प्राइम कॉस्ट क्या है, आपने बोला 15 रुपए यूनिट, और किसी ने बोला इसका फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, इसका मतलब मालूम है वो आपको क्या पूछ रहा है? प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री में होने वाले खर्चों का टोटल। फैक्ट्री कॉस्ट अगर आपको बोलना है तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को ऐड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इज दिस क्लियर? अगर आप फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे जोड़ दें तो उसको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से खेल होता है वो। हम लोगों को क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक है, कॉस्ट भी एक है, खर्चा भी एक है, प्राइम भी एक है, सब एक है। ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी ने पूछा तो वो आपको क्या पूछ रहा है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के खर्चे प्लस ऑफिस के खर्चे, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने जोड़ा
शोरूम का खर्चा, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या आप बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। माय फ्रेंड्स, मुझे कुछ ये बोलने की जरूरत तो नहीं है, कॉमन सेंस। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर देना होता है? प्रॉफिट। तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए? इस तरह से ये चार चीजें कॉस्टिंग में चलती है। अब आपको समझा मैंने ओवरहेड्स को फैक्ट्री, ऑफिस और शोरूम में क्यों तोड़ा? बिकॉज एवरी टाइम यू ऐड वन कंपोनेंट, द रिजल्टेंट नेम चेंजेस। तो जब आप फैक्ट्री सेटअप में कॉस्टिंग की भाषा में किसी के साथ बात करो और किसी को बोलो कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसका मतलब सामने वाले को प्राइम कॉस्ट चाहिए, प्लस फैक्ट्री का खर्चा चाहिए, प्लस ऑफिस का खर्चा चाहिए। और आपने किसी को बोला कैन यू जस्ट गिव मी अ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब टोटल कॉस्ट, उसको मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब, फैक्ट्री ऑफिस शोरूम सब चाहिए। किसी ने बोला मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, इसका मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के खर्चे। किसी ने बोला मुझे सिर्फ प्राइम कॉस्ट चाहिए, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सामने वाला आपके साथ जब बात कर रहा है तो वो आपको प्राइम कॉस्ट पूछ सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ सकता है। आपको सोचना होगा उसमें हमें क्या क्या ऐड करना चाहिए। एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर। एक बार फिर से मुझे देख के करिए, मुझे देखना है, इधर ने तू देख रहा, तू इधर है, चीटिंग नहीं करना। बताइए एक बार फास्ट। अच्छा आपको देखना है क्या? ठीक है, देखिए। दिख रहा है अभी? अब देखिए, दिख रहा है क्या? फिर कैसे देखेंगे? नहीं, मुझे बताइए, मैं आपको कुछ पूछूंगा, आपको बस चिल्लाकर आंसर देना है। चिल्लाना है, शर्माना नहीं है कि मैं चिल्लाऊंगा तो मुझे रिश्ता कैसे आएगा? आएगा, डोंट वरी, आपको चिल्लाना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। डीएम, डीएल, डीई, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दिया तो, और फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ दिया तो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शोरूम का खर्चा जोड़ दिया तो, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़ दिया तो। कितना मस्त, कितना मस्त। अब नहीं आएंगे देखो रिश्ते, आ नहीं है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस कर दिया तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो ना, ऐसे क्या करते हैं? चीटिंग मत करो ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से शोरूम का खर्चा हटा दो तो क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ऑफिस का खर्चा हटा दो तो क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री का खर्चा हटा दो तो क्या मिलता है? और प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर हटा दो तो क्या मिलेगा? कैसे धप्पा ने कैसे रट के आते हैं तुम? डायरेक्ट मटेरियल। यस और नो बडी? टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच, बोथ क्लियर एवरीबडी? एक बार मैं करूं, देखो मुझे आता क्या। ओके, डीएम, डीएल, डी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें ऑफिस का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें शोरूम का खर्चा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अथवा टोटल कॉस्ट, और उसमें प्रॉफिट जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? कितनी छानम छान बोला रे बाबा, पक्का बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट सुनिए ना थोड़ा, एक बार मेरे को देखते क्या प्लीज? ये जो ऐसा मुझे लगता है आपने भी ऐसे एरोस बनाने चाहिए विद अ डिफरेंट पेन। दिस विल बी अ डिफरेंट पेन, और जो आंसर आता है उसको एक अलग पेन से ले लीजिए। अच्छा बनाइए जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। कम ऑन, स्टार्ट प्लीज। डीएम, डीएल, डीई तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट बनेगा। डीएम, डीएल, डीई तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट बनता है। फिर एक एरो, डॉटेड एरो नीचे लेकर आइए, क्रॉस डायगोनल। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे, एडमिन ओवरहेड्स को अगर आप ऐड कर दें तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप शोरूम के खर्चे मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसएनडी ओवरहेड्स बोलते हैं उसको शॉर्ट में, एसएनडी ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्लीज इट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। बट दिस इज सेल्स, हाँ, SALES,
add an s to it. Cost of sales or total cost? Cost of sales or total cost? Cost of sales or total cost? Cost of sales और टोटल कॉस्ट. परफेक्ट. नीचे आप बना दीजिए टोटल कॉस्ट में यू ऐड प्रॉफिट, यू गेट योर सेलिंग प्राइस. यस, टोटल कॉस्ट में यू शुड ऐड प्रॉफिट, यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस. एकदम मस्त. एवरीबडी यस. डीएम डीएलडी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करना है? फैक्ट्री का खर्चा. तो क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करना है? ऑफिस. तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करेंगे? शोरूम का खर्चा. तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट. और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस. क्लियर है एवरीबडी? अब इधर देखिए, किसी का बाकी है क्या? बना लीजिए, कर लीजिए. डन. स्क्रीन पे देखना है. DM DL DE. देखिए आज जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बनाई, सी आई वांट अ बिल्डअप, बिकॉज कल मुझे फिर ये फॉर्मेट आपको पूरा बताना है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों ऐड हुआ, ये क्यों लेस हुआ. इसके लिए आज वो मैं बता रहा हूं कि वो ऐड करोगे तो क्या आता है, वो ऐड करोगे तो क्या होता है. ओके, कमिंग बैक टू व्हाट आई वांट टू से. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. कौन बताएगा? ये तीनों जब साथ में चलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड. अब वो ऐसा नहीं होता कि भाई 2-3 लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें कोई दूसरा आया तो चलता नहीं. यस, हर ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई होता है जो कहता है देख उससे तो बात करेगी ना तो मेरे से बात मत करना. किसी को पसंद नहीं होता अपने ग्रुप में किसी और को लाना, राइट? कुछ यहां पर ऐसा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिए. अगर ये ग्रुप के अंदर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ दूं, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स, तो अब ये चारों फ्रेंड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट इज अ करेक्ट आंसर. फैक्ट्री कॉस्ट. कितना मस्त चल रहा है डायग्राम के, सबके भेजे में घुसा क्या ये? अगर ये 3 है तो प्राइम कॉस्ट, आप इसको जोड़ दो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर आ जाता है तो इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं. लेकिन अगर ये जुड़ जाए और मटेरियल बोले मैं नहीं आ रहा फिर आपके साथ, क्या बोला मैंने, आपने सुना? फैक्ट्री ओवरहेड्स कह रहा है मैं आ गया, मटेरियल बोल रहा है फिर मैं नहीं आ रहा. तो रूल कहता है फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट. आई बात सबको समझ में? इसका नाम कन्वर्जन क्यों है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कौन करता है बडी? लेबर. लेबर के साथ मशीन, और मशीन कहां पे रहती है? ऑफिस में, शोरूम में, कि फैक्ट्री में? तो फैक्ट्री का बिजली का बिल, वाटर का बिल, वो सारे खर्चे आप जोड़ो तो आपको कोई भी बोल देगा इसका कन्वर्जन कॉस्ट ये. मटेरियल हट जाए और फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़ जाए तो ये तीनों को बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट. अगर आपको ये तीनों के साथ मटेरियल चाहिए तो फिर हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट. आपको ये नहीं चाहिए और ये 3 चाहिए तो इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट. क्या ये क्लियर है? मेक अ डायग्राम. आई वांट दिस डायग्राम ऑन अ फ्रेश पेज विद अलग कलर्स एंड प्रॉपर्ली ऐसा ही चाहिए कि डीएम डीएलडी ये रहा तो प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दो तो चारों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट. और मटेरियल चला जाए और सिर्फ डीएलडी और एफओएच आ जाए तो उनके ग्रुप को कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट. मेक इट नाइसली.
एकदम परफेक्ट. Everybody. And the last part. Everybody recognize the fact that there are three types of material that are there in any manufacturing setup. एक raw material, एक WIP, एक finished goods. क्या आपको ये तीनों चीजें समझती है? क्या समझती है? तो भी मैं तो बकवास करूंगा. टायर, MRF कंपनी, पता है आपको टायर बनाता है MRF. MRF के लिए व्हाट इज रॉ मटेरियल? रबर. ब्राजील is the highest producer exporter of rubber in the world. MRF tons and tons of rubber मंगा के अपने गोडाउन में ऐसे ही रखता है, क्योंकि ब्राजील में साइक्लोन वैक्लोन बहुत आते रहते हैं, तो रबर का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, तो इट कैन बिकम ट्रबल फॉर देम. तो वो बहुत सारा रबर सेव करके रखता है गोडाउन में. रबर उनके लिए रॉ मटेरियल है. क्या उनको रबर बेचना है? क्या उनको टायर बेचना है? टायर इज एन एफजी फॉर देम. बट अगर रबर को गोडाउन से फैक्ट्री लेकर गए, उसका कटिंग हो गया, उसको शेप दे दिया, बट अभी भी उसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, तो हम उसको क्या नाम देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस. उसको कैसे कैलकुलेट करना, कितने परसेंट होगा, वो आगे बहुत डीप सितंबर में विल सी. बट यहां पर चर्चा क्या करना है? अगर एक सामने ये जो दुकान वाले हैं, बताइए जो सब ये दुकान वाले होते हैं, इनके पास कितने प्रकार का इन्वेंट्री होता है? कौन सा? फिनिश्ड गुड्स. आप किराना स्टोर में जा रहे हो, वो थोड़ी ना घर में ब्रेड बना रहा है, बिस्किट्स बना रहा है, वो तो डायरेक्ट किसी से 10 रुपए में ले रहा है और 12 में बेच रहा है. तो याद रखिए, रिटेल सेटअप्स में देयर इज ओनली वन स्टॉक. कौन सा? FG. बट इफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग, देन देयर आर थ्री: RM, WIP एंड FG. इज दिस करेक्ट? सो व्हाट आई वांट, एक फ्रेश पेज पे प्लीज पुट, फ्रेश पेज मतलब कंटिन्यू ऑन दैट, पुट अ हेडिंग: टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज. टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज. टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज. That is your heading, underline, and first point. If it is a retail slash trading setup, if there is a retail, that's the first point that I'm dictating. If it is a retail slash trading setup, hyphen, hyphen मतलब हवा में डंडी, there will be only one type of inventory. कौन सा? इन्वर्टेड कॉमर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे फिनिश गुड्स. देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ इन्वेंट्री. कौन सा? फिनिश गुड्स. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. बट इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, but if it is a manufacturing setup, hyphen, then there will be three inventories, right buddy? Raw material, comma, work in progress, and finished goods. And finished goods. रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स. बड़ी फिनिश गुड्स का मतलब क्या? बन गया बट बिका नहीं है. कैन आई से द डे इट इज सोल्ड, फिनिश गुड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेटर्स. राइट? भारत है यहां पे, तुरंत कोई पैसे नहीं देता. डेटर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द कैश साइकिल. स्क्रीन पे देखना है सबको. एवरीबडी स्टार्ट्स देयर सेटअप विथ कैश. विथ कैश यू बाय व्हाट? रॉ मटेरियल. फिर कितना टाइम अपने को रॉ मटेरियल संभालना पड़ता है, फिर बनाने के लिए भेजते हैं, बनाने में भी समय लगता है सर. बन के जब रेडी हो गया तो उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं, बट बनने के बाद थोड़ी बिकता है, शोरूम में भी टाइम लगता है. बिक गया तो क्या हो गया? डेटर्स. फिर क्रेडिट पे लेता है वो, बाद में दूंगा, इतना ही दूंगा, नहीं दूंगा, मेरी गली में आ, ये सब होता है. और बाद में एक टाइम पर वो क्या बनता है? कैश.
इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। कैश टू कैश आप कितना फास्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आप कितना कमा रहे हैं। तो हमें लगता है यार मैंने देखा जालना रोड पे एक बहुत बड़ा ज्वेलरी स्टोर है, क्या ज्वेलरी स्टोर है, क्या मस्त चल रहा है। बट अब ये तो चेक करो उसका कैश साइकिल कैसा है। 300 करोड़ का गोल्ड लेके बैठा है, पहले रॉ मटेरियल लिया होगा, फिर ज्वेलरी बनाया होगा, अब वो दुकान में पड़ा है, अब जब वो बिकेगा तब कैश आएगा ना। ये कैश टू कैश कितनी बार हो सकता है इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार और कितना ज्यादा पैसा कमाओगे। चाय वाला क्यों फास्ट कमा रहा है? वो घर से निकलता है कैश लेता है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? शक्कर। कितना टाइम संभालता है वो शक्कर को? एक भी दिन नहीं, वो उतनी लेता है जितनी आज चाहिए। WIP उसका कितना टाइमिंग? 15 मिनट। FG कितना टाइम में लगता है? तुरंत बिक जाता है, 2 मिनट। पैसा कब देता है इंसान? तुरंत। तो उसने कैश टू कैश कितना फास्ट किया? उसका कैश टू कैश साइकिल कितना दिन का है? दिन का क्या, घंटे का साइकिल है उसका। तो वो कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता है। तो हम मजाक में रील्स में देखते हैं, अरे वड़ा पाव वाला क्या छाप रहा है यार, चाय वाला क्या छाप रहा है। उनका कैश साइकिल बहुत फास्ट है। वो बात अलग है कि वो करने वाला बाद में घर जाके जाते जाते अल्कोहल में पैसा उड़ा देगा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। बट बिजनेस किस पे चलता है? ये कितना फास्ट घुमा रहे हो आप 1000 करोड़ का इन्वेंट्री लेकर बैठे हो लेकिन वो बिक ही नहीं रहा, बिकने में 6 महीना चल गया, वसूली में 6 महीना चला गया, तो आप 20% मार्जिन भी है तो क्या हो जाएगा? एक ही बार बेचा। साइकिल फास्ट घूमना चाहिए। दिस इज क्लियर एवरीबडी? We'll see that tomorrow. But मुझे पहले बताइए क्या ये इन्वेंट्री का खेल आपको समझा? There's only 3 types of inventories, right buddy? RM, WIP and FG. Now one important thing that we will study tomorrow, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें ये आता है बट ये नहीं आता, वो है वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। इसमें इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन, क्योंकि आपको लगता है VCFC तो अभी नो, फिक्स कॉस्ट इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज, VC इज समथिंग दैट चेंज, टुमारो आई विल चेंज, everything will change. तो we will see what is VCFC tomorrow and post that फिर वो कैश साइकिल के ऊपर हम लोग खेलेंगे। बट क्या आज जो चार्ट बनाया आपको क्लियर है? और ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड SP। करेक्ट? दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। मीट यू टुमारो।